गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं आप? अभी बढ़िया है, ठीक है। गुड सर। सो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने माइस्क्वेल देखा था, हाउ इट वर्क्स, हाउ टू इंस्टॉल इट एक्चुअली। उसके ऊपर ज़्यादा कमांड्स वगैरह कुछ रन नहीं कर पाए थे। आज उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर गाइस टू जॉइन इन। एक रिमाइंडर डाल देता हूँ मैं। रिमाइंडर दिया हुआ है ना सर आपने व्हाट्सएप पे? से देता हूँ एक बार। कल रक्षाबंधन का हॉलीडे रहेगा, तो कल सेशन नहीं है हमारे पास। बट आज हम लोग माइस्क्वेल में काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगले वीक में आप थोड़ा बहुत माइस्क्वेल पे प्रैक्टिस करो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू help you guys to again polish your skill on MySQL. तो अच्छा, इंस्टॉलेशन को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक? इंस्टॉलेशन हो गया MySQL का? यस सर। हो गया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मेरा भी कल लास्ट टाइम पे लास्ट सेशन में आपने देखा था, इंस्टॉलेशन तो कर लिया था हम लोगों ने। बट जब लोकल होस्ट को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो प्रॉब्लम कर रहा था वो। तो आई हैव सॉर्टेड इट आउट। और वो कैसे सॉर्ट आउट हुआ है, तो इट्स जस्ट मुझे पूरा MySQL अनइंस्टॉल करना पड़ा और री इंस्टॉल करना पड़ा। उसका रीजन सिर्फ इतना सा था कि मैंने आपको डेमो के लिए इंस्टॉलेशन की स्टेप्स करवाई थी। उस इंस्टॉलेशन स्टेप में मैंने हाफवे तक उसको इंस्टॉल होने दिया था और बीच में अबेंड कर दिया था, तो उसके कारण वो पूरा सेटअप खराब हो गया था। सो आई जस्ट डिड इट ऑल ओवर अगेन और वो वर्क कर गया। एक जस्ट गिव मी अ मिनट। सर MySQL जो है ओरेकल कॉरपोरेशन ने करके उसको फिर ओपन सोर्स किया है क्या? करेक्ट करेक्ट। मतलब वो बहुत सारे MySQL अकेला नहीं है, इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन से अलग अलग लोगों ने लिया है। काफी सारा ओपन सोर्स है, कुछ इसके वर्जन से जो पेड भी है। अच्छा, लाइसेंस भी है क्या ये MySQL? नहीं, एक्चुअली MySQL लाइसेंस नहीं होता, बट उसके ऊपर जितने भी स्टफ बनाते हैं, अलग अलग जो चीजें बनाते हैं, वो पेड ओके। होते हैं। अच्छा, वो ठीक पेड है। होता है। ओके ओके, सर्विसेज भी पेड होती होंगी फिर तो। हाँ, हाँ। कुछ कुछ सर्विसेज जो रहती है वो पेड होती है उसकी। बट नॉर्मली इंडस्ट्री में जो हम लोग यूज करते हैं वो ओपन सोर्स रहता है। ओके। जैसे अगर इसकी विकी, अगर ज्यादा कुछ पता करना रहता है ना, तो ऐसे विकी करना चाहिए हर चीज की। तो विकीपीडिया से आपको पता चल जाता है चीजें। इसको अगर आप देखोगे तो पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा कि ओपन इट इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। यस सर। ठीक है। और माई जो नेम था वो इसके बेसिस पे हुआ था, जिसने भी उसको इन्वेंट किया था। और इसके बारे में पूरा आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी कि कब ये स्टार्ट हुआ था, फिर इसको किसने टेक ओवर किया, उसकी क्या क्या हिस्ट्री रही, उसके कितने वर्जन हैं, किस किस कंपनी ने इसके ऊपर काम किया है और कौन कौन से अभी वर्क कर रहे हैं। ये सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी होती है, बिकॉज वेन एवर यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, or let's say you are working with a startup and they are just adopting MySQL, or maybe I mean not just MySQL but any other software as well. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप सीनियर लेवल पे काम करते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विच आई ऑल्सो फेस मेनी अ टाइम, कि वी आर वर्किंग इन ओपन सोर्स वर्ल्ड, और उसमें हम कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग रिसर्च करते हैं। आई मीन वी डू लॉट ऑफ इंटरनेट रिसर्च, लॉट ऑफ रिसर्च पेपर आई यूज टू रीड। और उसके अंदर जब हम रीड करते हैं ना रिसर्च पेपर, तो हमको पता चलता है कि ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करने से ये पर्टिकुलर टास्क जो रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा, या इस टूल को यूज करने से इस पर्टिकुलर टास्क को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, एज अ डेवलपर उसको डाउनलोड करते हैं अपनी मशीन पर और फटाफट यूज करना शुरू कर देते हैं और वो रन हो जाता है। बट बाद में प्रॉब्लम क्या आती है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कमर्शलाइज इट, उसका कमर्शियल यूज करने वाले हैं। तो जब आप किसी चीज का कमर्शियल यूज करने वाले होते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके लाइसेंस भी देखे जाए, और वी हैव टू इंश्योर कि वो ओपन सोर्स रहे। अगर वो ओपन सोर्स नहीं है तो कंपनी को उसका लाइसेंस खरीदना होता है, तो दैट इज अगेन अनदर ब्लॉकर। और अगर वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर निकल जाता है कहीं गलती से, तो वी हैव टू स्क्रैप द प्रोजेक्ट कंप्लीटली, या फिर वी हैव टू बाय द लाइसेंस। दोनों में से एक ऑप्शन लेना पड़ता है। नहीं सर, ये थोड़ा सा बताइए एक बार, ऐसा कि एक्चुअली अगर ओपन सोर्स में पूरा बना दिया है और तो फिर उसको हाँ, स्क्रैप क्यों करना होगा? नहीं नहीं, ओपन सोर्स में मतलब कई बार क्या होता है ना, कि हाँ। आपको लगता है कि वो चीज ओपन सोर्स होगी, बिकॉज वी आर वर्किंग विद पाइथन, लेट्स से पाइथन के साथ काम कर रहे हो। अब हम्म। पाइथन के साथ काम करने में कुछ ऐसा पैकेज हो सकता है जो आपने डाउनलोड कर लिया, जो आपको जरूरत थी। अब वो जो पैकेज है वो किसी कंपनी का प्रोप्राइटरी होगा, तो क्या करोगे? क्योंकि हर कंपनी जो रहती है, जैसे लेट्स से
कोई भी आप ले लो, अगर लाइसेंस भी सॉफ्टवेयर रहता तो उसका 2 वर्जन होते हैं, कम्युनिटी वर्जन होता है, एक लाइसेंस वर्जन होता है। राइट। तो कई बार क्या होता है एज अ डेवलपर, हम लोग क्या करते हैं कि कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। हमने डाउनलोड कर दिया, अब वो डाउनलोड कर लिया, बट जब उसका फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर आपने बना के डाल दिया, तो डालने के बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, हमने तो कम्युनिटी वर्जन डाला है, उसका अगर एक्चुअल वर्जन चाहिए तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट। ओके। तो दो चीज होनी चाहिए कि हमको पूरा देखना पड़ता है कि ये पूरी पूरी तरह से फ्री है या नहीं है। कम्युनिटी वर्जन तो आपने डाल लिया, बट इट शुड बी फ्री। अगर वो चार्जेबल होता तो वो प्रोजेक्ट स्क्रैप करना पड़ सकता है, या मे बी उतना पोर्शन स्क्रैप करना पड़ सकता है, या फिर आपको लाइसेंस खरीदना पड़ सकता है। ऐसा सभी चीजें होती है। ठीक है, मेरे साथ काफी ये होता है, बिकॉज आई वर्क इन ओपन सोर्स। तो इट इज समथिंग कि हमेशा हम लोगों को देखते रहना पड़ता है कि जो भी लाइब्रेरी लिया, पैकेज लिया, उसको मैं लीगल टीम के थ्रू रन थ्रू करवाता हूँ। एंड आई ऑल्सो चेक द लाइसेंस कि अगर वो फ्री रहता है तो ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बात के, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखो, आप में से काफी सारे लोग काफी एक्सपीरियंस है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क एज अ सीनियर टेक लीड, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, और सीनियर at any senior position in open source world, so this is going to be a very very recurring problem। ये बहुत recurring problem होने वाली है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। नॉर्मली इस केस में तो बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज डाटाबेस जो है, डाटाबेस एज ए मतलब पूरा आपको बैकबोन देगा डेटा की, राइट। और उसके बाद अगर उसके ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अगर कोई पैकेज ऐसी कोई चीज अगर इंस्टॉल हो गई जो कि पेड है, तो फिर उस टाइम पे मतलब वाकई में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज नहीं कि नहीं, अगर तो उसमें पूरा नहीं स्क्रैप करना पड़ता है, वो जितना फंक्शनैलिटी, मतलब जिस पैकेज को आपने डाउनलोड किया है उस पैकेज को हटा दो, ठीक है। उतना उतना पोर्शन हटा दो, और उसको फिर किसी और पैकेज के थ्रू अचीव करने की कोशिश करो। सो इट इज नॉट समथिंग कि पूरा स्क्रैप करना है। इट इज कि वो जो आपने पोर्शन लिया है, उतना जिसके अंदर वो पेज था, उसको हटाना पड़ता है। ठीक है। ओके सर, चलो मतलब अभी एक्चुअली सबसे बड़ा फायदा ये होता है कम्युनिटी में कि सच आपको जो है हेल्प बहुत इजीली मिल जाती है। हाँ हाँ, और अगर दूसरे किसी का उस पर किसी कन्फाइंड करने के लिए कुछ चले गए या उसके लिए कुछ करने के लिए चले गए, तो फिर करेक्ट उसके लिए फिर आप जो रहते हो बाउंड हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। चलिए, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है इन माई स्क्वेल स्पेसिफिक थिंग, इफ यू हैव एनी इशू। ऑल्दो हम लोगों के पास एक डाउट क्लियरिंग सेशन हमने रखा था वीकडेज पे, बट हार्डली 2 पीपल टर्न्ड अप। मे बी आपके वर्क कमिटमेंट होंगे या कुछ और होगा, बट ट्राई टू ज्वाइन इट। अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है टाइमिंग को रिलेटेड, तो यू कैन टेल अस, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करके कोशिश कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू सूट टू ट्रेनर एंड एवरीबॉडी, है ना। तो मैं कल मतलब सर एक्चुअली मैं जो शाम को 7 बजे से जो है ना सर डाउट सेशन, वो काफी दिक्कत में सर। सुबह अगर हो सकता है तो बेटर है सर। सुबह प्रॉब्लम ये है कि निशांत सर अवेलेबल नहीं है, एंड देन ऑन वीकडेज इफ यू आस्क मी टू जॉइन द सेशन, तो वो मेरे लिए भी प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज आई आल्सो हैव माय ऑफिस वर्क। तो सेम मॉर्निंग, हियर सर, सेम हियर। I can also not join in the morning hours because we have a work pressure like tremendous on that time. तो उसके लिए एक और काम करना है, जैसा मैं पहले आतिफ से भी बात कर रहा था। तो उसमें एक काम करना है कि अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी चीज में कहीं फंस गए हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आता है, तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग पिंग करो अपनी प्रॉब्लम को विद स्क्रीनशॉट एंड ऑल। तो या तो मैं उसको देखूंगा, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट, और नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ग्रुप के ऊपर हु मे बी एबल टू हेल्प यू ऑन दैट पार्ट। तो इससे क्या होगा, आपका म्यूचुअल कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा और सभी का नॉलेज भी बढ़ेगा। तो वो भी एक यूटिलाइज कर सकते हैं फोरम। एंड देन अगर आपको कोई डाउट रहता है, तो यू कैन काइंड ऑफ देन आस्क टू अरेंज अ सेशन, तो हम लोग सेशन अरेंज एडिशनल करवा देंगे, या फिर वीकडेज पे, वीकेंड पे ही ट्राई करेंगे कि कुछ एडिशनल सेशन लिए जाए डाउट क्लियरिंग के लिए। ठीक है। बट जो भी है, यू हैव टू एंश्योर कि आप अपना चीजें, जो अपनी प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेट करते रहें। इफ नॉट मी, तो देन टू बलजीत सर और निशांत सर, किसी को भी आप बताओ। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि मुझे ही बताना है या किसी को भी बताना है, किसी को भी बताओ, पर डिस्कस करो, ओपन अप रहो। एंड देन माय इंटेंशन इज कि हेल्प यू ऑल गाइस एज फार एज पॉसिबल। ठीक है। तो जितना आप लोगों को हेल्प कर पाए हम लोग, उतना हमारा पूरा एम रहेगा इसके अंदर, एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या होगा, कोई नहीं अवेलेबल होगा, विदाउट डाउट टच बेस करो। इफ यू नीड एडिशनल हेल्प, लाइक इवन इन फ्रंट एंड साइड, इवन इन बैक एंड साइड, इवन इन सम अदर एरिया, जस्ट आपको बोलना है, इफ पॉसिबल वी आर गोइंग टू अरेंज इट। तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। चलो, तो लेट्स स्टार्ट देन, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे रुके थे। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन।
सो लास्ट डिस्कशन जो हमारा था वो हम लोगों ने किया था यहाँ तक, मतलब इंस्टॉलेशन हम लोगों ने कर लिया था, समझ लिया था व्हाट इज MySQL, हाउ टू वर्क अपॉन इट। द ओनली एरिया वेयर आई हैव स्टॉप्ड इज कि मैंने अपना लोकल होस्ट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी, एंड वाइल मेकिंग द कनेक्शन विद द लोकल होस्ट मुझे कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम कैसे आ रही थी, तो उसका मैंने आपको रीजन बताया कि वो प्रॉब्लम मुझे इसलिए आ रही थी क्योंकि इंस्टॉलेशन डेमोन्स्ट्रेशन करते टाइम पे मैंने MySQL का जो इंस्टॉलेशन है वो हाफ वे रोक दिया था, और उसके कारण मेरा जो करंट MySQL था वो करप्ट हो गया था। करप्ट हो गया था एज इन कि थोड़ा सा खराब हो गया था। तो मैंने वापस से उसको अनइंस्टॉल किया और रीइंस्टॉल कर लिया, एंड देन उसके बाद मैंने लोकल से कनेक्ट किया, तो मेरे लोकल होस्ट विच इज 127.0.0.1 इससे कनेक्ट हो गया। तो इट इट डिड इट, ये हो गया जब मैंने उसको अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल किया। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ कैसे करेंगे। तो अगर आपको कनेक्शन बनाना आपके लोकल लैपटॉप से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये प्लस का साइन दबाना है, और प्लस का साइन आप जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि किस आईपी एड्रेस से आपको कनेक्ट करना है। तो अगर आप जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। या सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली आई फॉरगॉट माय राइट पैड, तो राइट पैड भूल गया था मैं। हाँ, तो आई वाज टॉकिंग कि कैसे मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जो प्रॉब्लम था इंस्टॉलेशन का, उसका प्रॉब्लम यही था कि आई वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट और आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट टू माय लोकल होस्ट। और मैंने आपको बताया था कि हाउ MySQL वर्क एक्चुअली। तो MySQL में क्या होता है, MySQL में MySQL क्या है, तो MySQL जस्ट एक इंटरफेस है, और वो इंटरफेस क्या होती है, तो दिस इज जस्ट एन इंटरफेस टू कनेक्ट और टू रन SQL क्वेरीज। सो MySQL वर्कबेंच जो रहेगा वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप अपना SQL क्वेरीज को लिख सकते हो। इट इज समथिंग एक एडिटर टाइप का है जहां पे आप अपना SQL क्वेरी लिख सकते हो। बट SQL क्वेरी लिखते किस लिए हैं, तो SQL क्वेरी लिखते हैं आप लोग डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए और उसके ऊपर कुछ रन करने के लिए। तो डेटाबेस को कनेक्ट करके उसके ऊपर आपको अगर क्वेरी फायर करनी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो डेटाबेस होना चाहिए, राइट। कहीं ना कहीं तो डेटाबेस होगा, तभी आप उसको सिलेक्ट करोगे और उसके ऊपर क्वेरी फायर करोगे। डेटाबेस कहाँ होता है, तो डेटाबेस आपके लैपटॉप में हो सकता है, जैसा मैंने पिछली बार बताया था। डेटाबेस कैन बी रिसाइडिंग इन योर लैपटॉप। ठीक है, या तो डेटाबेस आपने अपने लैपटॉप पे डाल रखा है इन MySQL सर्वर या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फिर डेटाबेस AWS पे या किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आप रख सकते हो, राइट। AWS या क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी आप रख सकते हो डेटाबेस को, या फिर अपनी कंपनी के किसी सर्वर में भी रख सकते हो, राइट। ये हम लोगों ने देखा था। अब अगर डेटाबेस इन सब जगह पे रखा हुआ है या इसमें से किसी भी एक जगह पे रखा है, लेट से आपका डेटाबेस जो है वो यहाँ पे कहीं रखा हुआ है लैपटॉप पे। अगर लैपटॉप पे रखा है तो आपको इस MySQL को समझाना पड़ेगा कि हे MySQL, हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे लैपटॉप में कहीं पे रखा, मतलब इस पर्टिकुलर मशीन पे रखा हुआ है, इस मशीन पे रखा है। और हर मशीन की जो पहचान होती है वो होती है उसके आईपी एड्रेस के थ्रू। किसी भी मशीन की पहचान होती है उसके आईपी एड्रेस के थ्रू। तो इस मशीन का भी आईपी एड्रेस होता है, मतलब जिस भी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप लोकली काम करते हो उसका आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1। ये नॉर्मल आईपी एड्रेस है आपके लोकल मशीन का। हर बार जब भी आप लोकल मशीन पे काम करोगे तो उसका आईपी एड्रेस यही रहता है, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, तो लोकल होस्ट बोलते हैं इसको, या तो आप इसको लोकल होस्ट नाम से बोलो या फिर इस आईपी एड्रेस से बोलो। दोनों जो इसका मतलब ही यही है कि आप अपनी लोकल मशीन को एज अ सर्वर यूज करना चाहते हैं, अपनी लोकल मशीन के ऊपर डेटाबेस को रखना चाहते हैं, राइट।
इसी तरह से अगर आपने AWS पे RDS सर्विस लिया है, RDS मींस रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, ये जो आपका SQL होता है वो आपका होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये SQL का नाम होता है, मतलब SQL जो होता है RDBMS सिस्टम होता है। और उसी का ही AWS पे जो सर्विस होता है वो होता है RDS, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो जो RDS सर्विस रहेगा या AWS के ऊपर जहां पे आपने MySQL अपना होस्ट किया है, तो उसका भी आपको एक IP एड्रेस मिलेगा। तो जब आप अपना AWS कॉन्फ़िगर करोगे, आगे मैं करवाऊंगा आपसे, तो जब अपना SQL आप कॉन्फ़िगर करोगे AWS के ऊपर, तो उस पर भी आपको IP एड्रेस मिलेगा। तो वो जो IP एड्रेस रहेगा वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे आपके लोकल होस्ट की जगह पे। तो अभी होस्ट नेम में आपने क्या लिखा है, ये डाल रखा था, जिससे हम ये बता रहे थे कि भाई अभी हम लोग अपना जो MySQL है उसको हम लोग अपने कंप्यूटर के साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं, हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमने ये डाला है लोकल होस्ट। ठीक है, अगर वो आप AWS होस्ट करने वाले हैं, AWS पे आपका डेटाबेस होने वाला है, तो आपको ये वाला IP यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ डालोगे तो आपको तो अपने MySQL को समझ में आ जाएगा कि जब भी मैं क्वेरी फायर करूंगा तो ये क्वेरी जब जाएगी वो सीधे AWS पे जाके फायर होगी। ठीक है, समझ गए, ये चीज बहुत सिंपल है। सिमिलरली अगर आपकी कंपनी का कोई सर्वर है जिसके ऊपर आपने अपना डेटाबेस होस्ट कर रखा है, तो उस सर्वर का जो IP है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा अगर आप इससे यहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं। इतना क्लियर है? बहुत सिंपल सा कनेक्शन का प्रोसेस है। एनी डाउट इन इट? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर प्लीज रिपीट सर प्लीज। हाँ, तो जैसा मैं आपको क्या बोला कि MySQL जो रहेगा, MySQL वर्कबेंच जो रहता है वो सिर्फ एक एडिटर होता है जहां पे आप अपना SQL क्वेरीज वगैरह को लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत चीजें विजुअलाइज कर सकते हैं। पर ये डेटाबेस नहीं होता, ये डेटा स्टोर नहीं करता, इसके अंदर टेबल वगैरह कुछ भी अपने खुद के नहीं रहते, इसके अंदर नहीं रहते MySQL के अंदर। ये तो एक जस्ट एक इंटरफेस होता है। जैसे अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोडिंग करते हो तो कोडिंग के लिए आपके पास एक एडिटर होता है या नोटपैड होता है। तो नोटपैड में आप क्या करते हो, तो नोटपैड में आप क्वेरीज लिखते हो या कोड लिखते हो। सिमिलरली MySQL में भी आप सिर्फ लिखने के काम आता है, MySQL सिर्फ लिखने के काम आता है, बट एक्चुअली जो डेटाबेस है वो आपको कहीं ना कहीं हार्डवेयर में रखना पड़ेगा, मेमोरी में रखना पड़ेगा। तो मेमोरी जो रहेगी वो MySQL की खुद की मेमोरी नहीं होती है, वो मेमोरी या तो आपके लैपटॉप की होगी, या फिर अगर आपने AWS को यूज करना है तो AWS की मेमोरी होगी, या फिर अगर आपको सर्वर यूज करना है आपकी कंपनी का तो उस कंपनी के सर्वर की मेमोरी होगी। राइट, मेमोरी तो इसकी होती है ना, यहीं पे तो डेटाबेस होगा। अब अगर हम लोग ये मेमोरीज यूज करने वाले हैं तो हमको कहीं ना कहीं इसका इनमें से किसी एक के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा जहां पे भी आप यूज करने वाले हो। सपोज आप AWS यूज करने वाले हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कनेक्शन AWS के साथ बनाना पड़ेगा। अगर आप ये यूज करने वाले हो तो आपको इसका कनेक्शन इसके साथ बनाना पड़ेगा, ताकि सिस्टम को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई भी जो क्वेरी आप लिखोगे वो क्वेरी जो है वो सीधे यहाँ जाके फायर होने वाली है। अभी समझे? तो ये जो कनेक्शन रहता है, ये कनेक्शन कैसे बनता है, ये बनता है IP एड्रेस के थ्रू। अगर आप इन दोनों का कनेक्शन बनाने वाले हो तो इसका जो IP एड्रेस है वो IP एड्रेस आपको डालना पड़ेगा यहाँ होस्ट नेम में। अगर आप इसके साथ कनेक्ट करने वाले हो तो इसका जो IP एड्रेस है IP2 वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। और अगर आप ये कनेक्ट करने वाले हो तो इसका जो IP एड्रेस रहेगा वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। अभी क्लियर है? पोर्ट सेम रहेगा सर हर बार? पोर्ट तो यही होता है। मतलब MySQL हमेशा जो रहता है पोर्ट नंबर 3306 पे ही वर्क करता है हर बार। तो पोर्ट के लिए कुछ नहीं करना रहेगा, वो एज इट इज रहता है। पोर्ट मतलब हर एक तरह के सॉफ्टवेयर के फिक्स पोर्ट ही होते हैं हर बार। 8080 जो रहता है वो आपका लोकल मशीन का होता है जब वेब सर्वर होस्ट करते हो। एनीवेज मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता यहाँ पे, अदरवाइज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप इतना याद रख सकते हो कि पोर्ट नंबर यही रहता है, बट IP एड्रेस चेंज होता है। ठीक है, अभी कोई डाउट है? ये क्लियर हो गया है? एनी कंफ्यूजन? आदर्श, आतिक, भावना, दीपक, एकता, सार्थक? नो सर। है ना? इरशाद, ईशान, मनीष, पुष्पेंद्र, श्रुति? नो नो क्लियर सर, क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन देन। तो ये तो मैंने बताया। अब हम लोग यहाँ पे जो है जो भी होस्टिंग कर रहे हैं हमारे खुद के डेटाबेस के साथ कर रहे हैं, मतलब मेरे लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे तो भी यही होगा, क्योंकि आपके लैपटॉप का भी IP एड्रेस यही होगा, लोकल होस्ट का यही होता है। तो आपने ये मेंशन किया 127.0.0.1, पोर्ट नंबर हमेशा यही रहेगा SQL के लिए। ठीक है, और ये जो यूजर ID है, ये यूजर ID या ये जो यूजर नेम है, जब आपने MySQL इंस्टॉल किया होगा तब उसने इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आपका यूजर ID और पासवर्ड मांगा होगा। तो उस टाइम पे ही आपने यूजर ID पासवर्ड दिया होगा। मैंने जब इंस्टॉल किया था तो रूट और रूट करके मैंने पासवर्ड दिया था।
मतलब यूजर आईडी रूट दिया था, उसका पासवर्ड भी मैंने यही दिया था। तो वही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यूजर नेम इज रूट, और जो पासवर्ड रहता है जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पे स्टोर इन वॉल्ट करके जो आता है, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पासवर्ड पूछता है कि तुम्हारा यूजर आईडी तो यू रूट है, उसका पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे पासवर्ड भी मैं डालूंगा जो भी मेरे पास है, ठीक है, वो मैंने पासवर्ड डाल दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे कनेक्शन नेम मतलब कि भाई अभी यहाँ पे देखोगे मेरे उसमें तो, सॉरी, अभी यहाँ पे देखोगे मेरे स्क्रीन पे तो इतने सारे कनेक्शन बने हैं, तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि मैं किस कनेक्शन पे काम करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए उसका कनेक्शन का नाम दे देते हैं। तो सपोज मैंने नाम दे दिया माई कनेक्शन, ऐसा कुछ भी नाम दे दो, आप दे सकते हो अपनी मर्जी से कुछ भी, ठीक है। आपको जो नाम देना वो दे दो, ताकि वो सिर्फ एक पहचान रहती है कि वो एक तरह की पहचान रहती है कि आपका कौन से कनेक्शन से आप काम कर रहे हो। तो आपने दिया नाम माई कनेक्शन और फिर उसके बाद टेस्ट किया कनेक्शन को। जैसे ही आपने टेस्ट कनेक्शन को क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया इसने, सक्सेसफुली मेड द माईएसक्यूएल कनेक्शन। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अभी जो तुमने माईएसक्यूएल को अपने लोकल मशीन से जो कनेक्ट किया था, यानी ये वाला जो कनेक्शन था माईएसक्यूएल, और यहाँ पे मैंने 3 बॉक्सेस जो दिखाए थे, तो उसमें से जो लोकल होस्ट वाला जो कनेक्शन था ये मैंने किया था, तो ये यही बताना चाह रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये सही से हो गया है, दिस कनेक्शन इज नाउ सक्सेसफुली डन। क्लियर? तो ये उसने बताया कि कनेक्शन बराबर हो गया है। ठीक है भाई, अगर बराबर हो गया इसका मतलब अब ये यूज करने के लिए तैयार है। इसको ओके करो, जैसे ही ओके करोगे तो ये देखो ये कनेक्शन बन गया। क्लियर? अब ये कनेक्शन बन गया, अब उसको यूज करना है, तो उसको यूज करना है तो देखो मैंने AWS से भी कनेक्ट कर रखा है, मैंने अपना किसी सर्वर से भी कनेक्ट कर रखा होगा। तो ये इतने जितने आप कनेक्शन बनाते जाओगे, मतलब सपोज आप कोई प्रोडक्शन ग्रेड सर्वर पे काम कर रहे हो, तो जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी के अंदर अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं, और हर एक अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं। तो अगर आपको कंपनी नंबर 1 मतलब कंपनी के क्लाइंट नंबर 1, सो क्लाइंट 1, तो क्लाइंट 1 का सर्वर ये है, क्लाइंट 2 का सर्वर ये है, या फिर एक ही कंपनी के 3-4 सर्वर होंगे, तो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ऐसा करके, मतलब एक जो समझ लो UAT सर्वर है, एक जो रहेगा प्रोडक्शन सर्वर है, एक जो रहेगा तुम्हारा टेस्ट सर्वर रहेगा, तो उनको नाम देने पड़ेंगे ना, तो वही नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ऐसे मैंने नाम दे दिया माई कनेक्शन, बट यू कैन गिव हियर कि मेरा ये UAT सर्वर है, दिस इज माई लाइव सर्वर, दिस इज माई सम अदर सर्वर, ऐसा करके नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये माई कनेक्शन नाम दिया था। नाउ आफ्टर गिविंग दैट नेम जस्ट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट, तो नाम देने के बाद मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ आके क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंटरफेस तो ओपन हो गया। इस इंटरफेस में ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ये पैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने को पूरा व्यू देता है कि मेरा जो लोकल मशीन है, मतलब मेरा जो लैपटॉप है, उस लैपटॉप पे जो माईएसक्यूएल सर्वर है, उस माईएसक्यूएल सर्वर में कौन कौन से टेबल इंस्टॉल्ड है, उस माईएसक्यूएल में कौन कौन से टेबल इंस्टॉल, कौन कौन से लाइब्रेरीज है, कौन कौन से टेबल है, ये सब दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो लोकल सर्वर है, उस लोकल सर्वर में ये DB नाम का एक स्कीमा है। नाउ मैंने आपको बताया था 2-3 चीजें, एक था स्कीमा और डेटाबेस, स्कीमा या डेटाबेस। सो जो भी हमारे एसक्यूएल के अंदर जो टेबल्स होते हैं, टेबल मतलब जैसे अपना एक्सेल शीट होता है, उसके अंदर होगा ना नेम, एज, सैलरी, या जो भी आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो ये जो रहता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं टेबल। इस चीज को बोलते हैं टेबल। यहाँ पे आपने कॉलम दे दिया अलग अलग, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज दे दी। नेम इज मिस्टर S1, मिस्टर S2, मिस्टर S3, ये तो हमारे नेम हो गए। सैलरी इज XYZ, 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 एड्रेस जो भी है उनका ये दे दिया। तो ये तो हमारा जो चीज होती है टेबल कहलाती है। और सारी टेबल्स जो रहती है, ऐसी मल्टीपल टेबल हो सकती है किसी कंपनी के लिए। भाई एक होगा एम्प्लॉय टेबल जिसमें उसके नाम आएंगे, दूसरा एम्प्लॉय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा होगा एम्प्लॉय प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, चौथा होगा एम्प्लॉय सैलरी डिटेल, राइट, पांचवा हो जाएगा कंपनी डिटेल। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेबल हो सकते हैं किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो मल्टीपल टेबल होते हैं, वो सारे मल्टीपल टेबल एक बड़े से बॉक्स में रखे होते हैं, बड़े से स्ट्रक्चर में रखे होते हैं, उसका नाम होता है स्कीमा या डेटाबेस। उसको हम इसी तरह से इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि हमारा ये फोल्डर होता है। तो एक फोल्डर है, जैसे ये फोल्डर है हमारा, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स रखी है। तो ये जो फोल्डर है मास्टर बैच 1, ये हमारा समझ लो एक तरह से स्कीमा या डेटाबेस टाइप की चीज हो गई, मतलब एक बड़ा सा कंटेनर हो गया।
तो ये मास्टर बैच 1 नाम का फोल्डर, हियर इट इज स्कीमा और डेटाबेस, और उसके अंदर अलग अलग टेबल रखे हुए हैं। तो टेबल की जगह यहाँ पे हमने अलग अलग फाइल रख रखी है। ये फाइल्स होती है फोल्डर्स के अंदर, और स्कीमा के अंदर होते हैं टेबल्स। समझ गया ये स्कीमा क्या होता है? अब स्कीमास जो रहेंगे वो स्कीमास हमने देख लिए हैं। चलो अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो स्कीमास जो मेरे लोकल सिस्टम पर है वो ये वाले सारे स्कीमा हैं। मतलब मैंने अभी तक काम कर करके ये सारे अलग अलग लोकल सिस्टम पे स्कीमा बना के रखे। ठीक है, स्कीमा ये रहा DB1 नाम का एक स्कीमा, और इसके अंदर टेबल्स होते हैं। तो स्कीमा के अंदर टेबल होते हैं, व्यू होते हैं, और दूसरी चीजें होती है। हम बाकी सभी चीजों को अभी ध्यान नहीं देंगे, हम अभी सिर्फ टेबल्स देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा बड़ा सा फोल्डर है, उसके उस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये सारे टेबल्स हैं। मतलब DB1 हमारा स्कीमा था, और उसके अंदर जो टेबल है वो कस्टमर्स 1, न्यू टेबल 1, उबर ड्राइव, ऐसे करके मैंने अलग अलग टेबल्स बना के रखे हैं। ठीक है, अब ये जो टेबल है, टेबल मतलब इनके अंदर डेटा होगा। अगर उस डेटा को देखना है कि इस टेबल के अंदर क्या डेटा है, तो यहाँ पे आके ध्यान से देखो, ये वाला आइकॉन, ये वाला आइकॉन है, इसको क्लिक करोगे। तो इस आइकॉन को जैसे ही क्लिक किया आपने, तो ये इसका डेटा दिखा दिया इसने। ठीक है, ये इसने इसका डेटा दिखा दिया कि इसके अंदर ये डेटा है। इसी तरह से इस स्कीमा पे आए और इसको क्लिक किया, तो ये इसने इसका डेटा दिखा दिया। अब ये खाली पड़ा है टेबल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर देखना चाहते हो तो आओ, क्लिक करो, ये दिख जाएगा। यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो ये इसका डेटा दिख जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अगर डेटा देखना है किसी का, तो जस्ट आपको आना है यहाँ पे और ये क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करोगे तो आपको डेटा दिखता जाएगा। क्लियर? सर एक बार मेरी स्क्रीन देखेंगे क्या? एक्चुअली मेरे इस पे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, स्कीमास वाला हो गया है मेरा, मतलब इंस्टॉल ठीक भी है, हो गया। मैं मतलब हाँ, उसको बाद में अलग से लेता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा एक कंटेंट कवर कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 अपन चलो, कवर कर लेंगे, है जी ना? सर, जी सर। तो ये यहाँ पे आके आप क्लिक करोगे तो ये खुलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बटन देख रहे होगे, एडिट वाला। इस एडिट के बटन को क्लिक करोगे तो ये देखो, यहाँ पे ये सेल जो है ये एडिटेबल हो गई है। जैसे ही आपने एडिट के बटन को क्लिक किया, एडिट करंट रो, तो इसने ये एडिटेबल कर दिया। एडिटेबल कर दिया मतलब क्या? अब आप किसी भी चीज को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। जैसे बिजनेस लिखा है तो इसको बिजनेस को चेंज करना है, बिजनेस 1 करना है, तो आप एडिट भी कर सकते हो। फिर यहाँ से आप यहाँ पे आए, ठीक है, एडिट करा, ठीक है, एडिट करोगे तो इसको भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको किसी टेबल को एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे कुछ भी करना आप ये एडिट कर सकते हो इस तरह से। क्लियर है? ये समझ गए? तो ये एडिट करंट रो आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ से ये क्या होता है? तो ये होता है इंसर्ट न्यू रो। मतलब इसी टेबल के अंदर, लेट से हम इस वाले स्कीमा पे आते हैं, इस वाले स्कीमा पे आए। अब इस वाले स्कीमा पे आपने देखा ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ? इंसर्ट न्यू रो। मतलब इसमें अगर आपको नई रो डालनी है तो कैसे डालोगे? तो जैसे ये क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे एक नई जगह खुल गई। यहाँ पे आप नया रिकॉर्ड डालना चाहते हो तो डाल दो। जैसे श्याम नाम डाल दिया मैंने, ठीक है, एज डाल दी समथिंग, कहाँ पर है तो ये सपोज इंदौर में रहता है, सैलरी समथिंग ऑफ दिस। तो ये देखो डेटा में रो चली गई। और भी कुछ डालना है तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको एडिट भी कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आप टेबल के अंदर एंट्रीज डाल सकते हो। जैसे इधर आओगे या सेव का बटन दबाओगे, ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। अब ये होने के बाद अगर आपको ये वाला देखना है, ये क्या करता है? डिलीट सिलेक्टेड रो। मतलब जो रो है उसको डिलीट करना है, तो जैसे इसको क्लिक करो, जैसे यहाँ पे करा आपने और ये बटन दबा दिया तो ये डिलीट हो गया। तो अगर आपको रो डिलीट करना है तो ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक GUI से कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूँ। बाद में जो रहेगा मैं और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मतलब क्वेरीज के थ्रू इसको कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। बट अभी एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिससे मोस्टली आपका बिना कुछ क्वेरी वगैरह के थ्रू आप डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। ये हर कंपनी में MySQL इंस्टॉल्ड होता है। इसको MySQL वर्कबेंच बोलते हैं। तो हर कंपनी में जो ओपन सोर्स पे काम करती है दे कैन इंस्टॉल, आई मीन नॉर्मली होता है सभी जगह पे, है ना? तो आप इसको डायरेक्ट भी वर्क कर सकते हैं। तो अब इसमें से आपको मान लो ये हटाना है तो सिर्फ इसको सिलेक्ट किया और ये डिलीट का बटन दबा दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें थोड़े बहुत जो काम करना चाहते हो आप इसके अंदर कर सकते हैं।
अब ये तो आपने नॉर्मल एडिट ऑपरेशंस वगैरह ये जो होते हैं ये करें। यहाँ पे आपने फॉर फॉर्म एडिटर लिखा। फॉर्म एडिटर मतलब अगेन इसके अंदर कुछ आपको एडिट करना है या कुछ इंसर्ट करना है तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट करने अलग अलग तरीके से ट्राई करने हैं इसको, ठीक है। जैसे आईडी आपने डाल दिया, कुछ भी यहाँ पे डालते जाओ, वो सब यहाँ पे काम हो जाएगा आपका। इतना समझ आ रहा है? बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ मैं। ये देखो, और जैसे ही इसको अप्लाई करोगे ये अप्लाई हो जाएगा। अभी जैसे आपने अप्लाई का बटन दबाया तो इसके पीछे ये क्वेरी बता रहा है कि भाई तुमने जो बोला ना उसके पीछे ये क्वेरी रन होती है। तो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा अभी फिलहाल, और डन हो गया, ठीक है। वापस से इधर आके देखोगे तो अभी मैंने जो रिकॉर्ड डाला था वो ये आ गया यहाँ पे। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए और भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आओ फॉर्म एडिटर पे और यहाँ से आप नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आए, नया रिकॉर्ड एंटर करना है, कर दो। एंटर करने के साथ अगर अपडेट भी करना है आपको, अपडेट का मतलब समझते हो डिफरेंस बिटवीन एंटर एंड अपडेट। इंसर्ट का मतलब तो क्या हो गया, इंसर्ट का मतलब तो ये आपका टेबल है, टेबल में आपके पास अलग अलग कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4, और इंसर्ट का मतलब हो गया नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो वो 5 नंबर वाला रिकॉर्ड यहाँ है, ये होता है इंसर्ट। तो इंसर्ट का मतलब तो क्या हुआ कि रिकॉर्ड यहाँ पे आया, ये इंसर्ट का मतलब होता है। और अपडेट का मतलब क्या होता है, तो अपडेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कुछ ये लिखा हुआ है और उसमें से कोई एक रो है, जैसे ये है, तो ये जो 3 लिखा था, इस 3 को मेरे को कुछ चेंज करके अलग कुछ करना है, मेरे को 33 करना है 3 की जगह, तो ये अपडेट में आता है। समझ गए ना? इंसर्ट मतलब एकदम आखिरी में जाके जुड़ेगा, अपडेट का मतलब कोई जो पहले से था उसको एडिट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, उसको चेंज करना है। क्लियर? तो अभी मैंने जो यहाँ पे हूं, अगर मैं देखो 7 में से 7 रिकॉर्ड है, ओवरऑल 7 आउट ऑफ 7 रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो वो इंसर्ट होगा, अंदर जाके बैठेगा रिकॉर्ड के, ये वाला ऑपरेशन होगा। बट अगर मैं यहाँ पे इधर ऐसा कुछ आ जाता हूँ, मान लो यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे सुंदर की जगह मैंने कर दिया सुंदर 1 या सुंदर अपडेटेड, ऐसा कर दिया। तो इसने क्या किया, जैसे सुंदर अपडेटेड करूंगा तो इसने क्या करा, यहाँ पे आया और आने के बाद उस रिकॉर्ड को अपडेट किया, तो नाम को चेंज किया है उसने, 26 की जगह मैंने इसका एज 36 कर दिया। और वे देन उसके बाद मैंने लगा अप्लाई। ये सब करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे ही अप्लाई दबाया तो आप देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेरी जो थी वो चेंज कैसी हो गई, अपडेट नाम की हो गई, ठीक है। अगर मैं किसी रिकॉर्ड को जाके चेंज किया है तो अपडेट नाम की क्वेरी बनी है। इसमें बताना चाह रहा है कि भाई हम लोगों ने क्या कर दिया, नाम को सुंदर अपडेटेड कर दिया है और एज को चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी क्वेरी क्या है उसके पीछे वो मत जाओ कि क्या क्वेरी लिखी है, बट सिर्फ इतना ध्यान दो कि अपडेट की क्वेरी फायर हुई है। क्वेरी कैसे लिखेंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद अप्लाई का बटन दबाओ, फिनिश हो गया। वापस आके चेक करो कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ देखो ये सुंदर और उसके आगे डैश डैश है, थोड़ा सा एक्सटेंड करो इसको, सुंदर अपडेटेड हो गया, ठीक है। एक बार और ऐड का बता देता हूं मैं फिर से। अगर आपको ऐड करना है तो एकदम आखिरी में आओ, यहाँ पे आ गए और इस पे लिख दो न्यू रिकॉर्ड, सॉरी हाँ न्यू रिकॉर्ड एडेड, न्यू रिकॉर्ड एंड देन मे बी एज जो भी आपको लिखनी है अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर दो। अब ध्यान देना, अब जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा क्वेरी पे ध्यान देना। जैसे ही अप्लाई किया मैंने तो क्वेरी कौन सी रन हुई, इंसर्ट वाली, मतलब ये वाला ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि आप नया रिकॉर्ड डाल रहे हो। Am I clear here? सर इंसर्ट इन बिटवीन भी हो सकता है क्या, बिकॉज ये अपेंड हुआ है सबसे लास्ट में, तो हर बार अपेंड ही होगा। बीच में भी करना तो कर सकते हो। ओके, कमांड सेम रहेगा। हाँ एक मिनट, कुछ मिस किया है मैंने, ओह सॉरी आई मिस दिस, ये वाली इंपॉर्टेंट फील्ड थी, मतलब इसलिए एरर आया जब रन किया मैंने, तो ये मिस कर दिया था। अभी अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, फॉलोइंग टास्क विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, प्लीज मॉनिटर द एग्जीक्यूशन, देयर वाज एन एरर। अच्छा इनकरेक्ट डेसिमल वैल्यू, अभी देखो ये मैं अपडेट कर रहा था या इंसर्ट कर रहा था तो एरर आया, एरर को पढ़ना सीखो। एरर क्या है, इनकरेक्ट डेसिमल वैल्यू डीएस, मतलब ये बता रहा है कि कुछ डेसिमल वैल्यू का एरर है, कहीं पे आप तो कुछ डेसिमल वैल्यू लिखना चाह रहे हो। डेसिमल वैल्यू कहाँ लिखाती है, सैलरी वाले फील्ड में। हाँ
अभी चलो वापस से मैं दिखाता हूँ आपको पूरा डिटेल में, तो आपको समझेगा क्या एरर है। तो आप ये देखो, इनकरेक्ट डेसिमल वैल्यू डीएस फॉर कॉलम सैलरी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सैलरी नाम का जो कॉलम है वहां पे तुमने कुछ गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है? इनकरेक्ट डेसिमल वैल्यू डाली है। तो सैलरी है, सैलरी क्या होता है? सैलरी एक नंबर होता है, सैलरी एक नंबर होता है, और उस नंबर में आप क्या डालने की कोशिश कर रहे हो? उस नंबर में आप डीएस लिखना चाहते हो। तो डीएस क्या कोई नंबर है? नहीं, डीएस कोई नंबर नहीं है, और वहां पे सैलरी नाम का जो कॉलम है वो नंबर एक्सपेक्ट करता है। तो आपको चाहिए था यहाँ पे नंबर, बट आप यहाँ पे डाल क्या रहे हो? यहाँ पे कैरेक्टर डाल रहे हो, इसलिए एरर दे रहा था। तो इसको ठीक है, चेंज कर दो, कुछ नंबर डाल दिए। अब इसको अप्लाई करके देखो, ये अप्लाई किया और देखो ये फिनिश हो गया, डन है ना। इधर आके चेक करोगे तो ये देखा आपने, न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? अब पूछो। हाँ, So how do we set the pointer? Like in earlier case, we were trying to change the third record. So how we did that? just so how you are going to do it is form editor, ठीक है, and then you have to go through to that point. UPDDT है, भावना है ना? Yes, sir. हाँ भावना, UPDDT है, याद है? Days for Undead. Yes, sir. हाँ, it is the same one. तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको? ऐसा पॉइंटर पे जाना पड़ता है ना. So that is what we have to go. Otherwise, anyways, SQL query आपके पास है, तो in SQL you have to just write update and then record name. So you have to go till this point. Change किया, apply किया, अब यहाँ पे query देखोगे ना. So either you, I mean, if you are going by query के थ्रू जा रहे हो तो सिर्फ update कमांड लगाओ और उसके अंदर where में ID नंबर लिख दो, सबसे इजी चीज है. ID number 4, ID number 10 और ID number 50, something like that. Otherwise, you have to manually go to that specific pointer. सर एक और क्वेश्चन था, लाइक जैसे हम ये जो जब पॉइंटर मूव कर रहे हैं तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द की फील्ड, राइट? जो भी की फील्ड डिफाइन होगा इस फाइल में, मतलब जो वैल्यूज हमें दिख रही हैं वो आरआरएन रहेगा या फिर वो की फील्ड रहेगा? हाँ, वो जो रहेगा दैट इज समथिंग इज डिफाइंड, आपकी डेफिनेशन के अंदर रहेगा, डेफिनेशन पार्ट में. तो उसके लिए आप डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी इसकी. जैसे यहाँ पे आए आप लोग, ये आई पे क्लिक किया मैंने, टेबल पे आने के बाद आई पे क्लिक किया और आई पे क्लिक करने के बाद मैंने कॉलम्स पे आया. तो ये कॉलम्स पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कॉलम नेम, उसका टाइप क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नलेबल. नलेबल का मतलब क्या होता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर फील्ड इज अलाउइंग नल, मींस कई बार होता है ना कि आपके पास एड्रेस है, एज है, आईडी है, नेम है, सैलरी है. अब आपको कस्टमर की सैलरी नहीं पता, कस्टमर ने सैलरी नहीं बताया. अगर सैलरी नहीं बताया तो क्या करोगे? यू हैव टू एंटर समथिंग. उसमें दो चीजें होती है. कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो जरूरी होती है कि इट इज मैंडेटरी टू एंटर. अगर जरूरी है एंटर करना तो आप उसको बता देते हैं नलेबल इज इक्वल टू नो, कि भाई जरूरी ही है, आपको डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं एरर दूंगा. बट कई बार क्या होता है कि आपने नहीं डाला, तो नलेबल का मतलब क्या हो गया कि ठीक है यार नहीं डाला चलेगा, अभी तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने ये ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन ली थी. जैसे कई बार आप फॉर्म भी भरते हो वेबसाइट के ऊपर, तो फॉर्म जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भरते हैं तो हर बार फॉर्म भरते टाइम पे नेम आता है और नेम के ऊपर स्टार लिखा रहता है. इसका मतलब इट इज अ मैंडेटरी फील्ड. एज जो रहता है उसके ऊपर मान लो स्टार लिख रखा है. बट कभी कभी जो रहता है क्वालिफिकेशन पूछ लिया, और क्वालिफिकेशन जो रहता है वो स्टार नहीं रहता. मतलब इसको अगर आपने खाली भी छोड़ दिया तो चलता है, बट ये दोनों तो जरूरी इंफॉर्मेशन है. फोन है, ये जरूरी इंफॉर्मेशन है, ये भरना पड़ेगा. ये हमने ऑप्शनल पूछा, अगर तुम्हारे पास है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं. तो वही चीज यहाँ पे नलेबल बताता है. नलेबल यस मतलब अगर तुम्हारे पास है तो बता दो, नहीं तो वो नल हो जाएगा. नल हो जाएगा मतलब यहाँ पे कुछ सेव नहीं होगा. नल का मतलब ये कि ठीक है तुमने खाली छोड़ दिया तो वो उसको नल ले लेगा. नल मतलब जीरो ले लेगा या ब्लैंक ले लेगा, ठीक है. बट अगर नलेबल नो है, इसका मतलब कि आपको डालना ही पड़ेगा वैल्यू, इट इज मैंडेटरी फील्ड. क्लियर? अब इसी में आगे जाके देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आती है ना. वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग एक्सप्लोर करते जाएंगे. फिर कॉलम के बाद ये इंडाइसिस आ गया. तो भावना आपके क्वेश्चन का आंसर है प्राइमरी, और उसके अंदर आपको टिक करा हुआ है ये, ठीक है. तो जब आप टिक करते हो तो आप प्राइमरी बना सकते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में. जैसा सर इसमें ये क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड का इंफॉर्मेशन नहीं देता है क्या इंडेक्स का? अच्छा, प्राइमरी की, ओके. जैसे जो इंडेक्स जो हम बिल्ड करते हैं, वो इंडेक्स बनाने के बाद क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड ये ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता है क्या? नहीं, वो उसकी ये अपना होता है ना.
क्या क्या वो ट्रिगर्स वगैरह लगाने हैं तो ये फॉरेन की ये रही, ट्रिगर्स लगाने तो ये ट्रिगर्स लगेंगे, पार्टीशन अच्छा। से, ग्रांट से, बट वो बहुत ज्यादा ऊपर वाली चीजें हो जाएंगी, धीरे धीरे करके मैं उस पर आता जाऊंगा, ठीक है सर, यू कैन चलेगा। एक्सप्लोर इट। ओके अभी ओके। जस्ट हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं इससे, यस सर, यस। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्लोर इट, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारी चीजें आप लोग पहले से जानते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो इस तरह से तो आप टेबल के साथ काम करते हैं। नाउ अगर इतना जो मैंने बताया है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ, वी कैन डिस्कस इट फर्दर, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। ठीक है, तो कुछ बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज सीखते हैं पहले, और फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज सीखेंगे, फिर वो एसक्यूएल क्वेरीज हमने अगर रन कर दी तो फिर हम उसको पाइथन में रन करना सीखेंगे। तो क्वेरीज जो रहती है, मैंने कुछ क्वेरीज बना के ऑलरेडी रखी है, तो लेट मी ओपन द क्वेरीज। सर वन मोर क्वेश्चन सर, ये जैसे अभी आपके पास तो डेटाबेस क्रिएटेड था, अभी अगर हम लोगों को क्रिएट करना होगा हाँ, इनिशियली, वो बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं, आई एम कमिंग टू दैट। ठीक है, तो अभी मान लो अब आप एकदम फ्रेश स्टार्ट किए, आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, डेटाबेस वगैरह, मतलब ये तो खैर मैंने बना के रखे थे डेटाबेस, बट आपको नया बनाना है आपका डेटाबेस, तो कैसे बनाएंगे, यानी फोल्डर जो बनाना है वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस नाम की। क्रिएट डेटाबेस सिंपल है, एसक्यूएल मतलब क्या होता है, सिंपल प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी काम करता है वो। तो प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करता है, मतलब जैसा आपका इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है वैसा की वैसा ही है ना। तो क्रिएट डेटाबेस मतलब डेटाबेस बनाओ, राइट। डेटाबेस का नाम आप डाल दो, मैंने नाम डाल रखा है फर्स्ट डीबी, आप चाहिए तो फर्स्ट डीबी 1 डाल दो, जो भी आपको डालना है ऐसा डाल दो, और फिर उसके बाद रन करो। यहाँ पे देखोगे तो ये राइट का साइन है, इसका मतलब कि हाँ ये रन हो गया है और बराबर से चला है। अगर क्रॉस का साइन है इसका मतलब इसमें कुछ एरर आया था। अभी तो राइट का साइन आया, इसका मतलब ये बराबर से चल गया है, इसमें कोई इशू नहीं आया। ठीक है, कोई इशू नहीं आया, बट यहाँ पे तो हमें दिखा ही नहीं। अगर बन जाता तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर दिखना चाहिए था, वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया। तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन होता है, इसको दबाओगे तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, मतलब डीबी बन गया है, क्रिएट हो गया। कोई डाउट इसमें? अभी बनने के बाद अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखोगे और उसके अंदर टेबल्स को देखने की कोशिश करोगे तो देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ये खाली है, अभी ब्लैंक है, इसके अंदर कोई टेबल भी नहीं है, सिर्फ एक फोल्डर आपने बनाया, ब्लैंक फोल्डर की चीज। ठीक है, अब बना दिया, बनाने के बाद अगर मान लो कभी आपको डिलीट करना रहा पूरे पूरे के पूरे डेटाबेस को, तो आपके पास है फंक्शन ड्रॉप डेटाबेस। ड्रॉप मतलब हटा दो, क्रिएट मतलब बना दो। ठीक है, तो ड्रॉप डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम आपने डाल दिया। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये देखो वो db1 जो आपने बनाया था वो हट गया। फिर से दिखा, क्रिएट डेटाबेस मतलब डेटाबेस बन गया, और ड्रॉप डेटाबेस मतलब डेटाबेस हट गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सिंपल, तो ऐसे आप डेटाबेस बना सकते हो और गिरा सकते हो, मतलब ड्रॉप कर सकते हो। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस, आपने डेटाबेस बना दिया, इन्हें न्यू फोल्डर बना दिया, लाइक अपने विंडोज पे आप लोग करते हैं कि आपने नया फोल्डर बनाना है तो जस्ट आपने न्यू करा, फोल्डर बना दिया, न्यू फोल्डर बना दिया। बनाने के बाद अंदर गए, अंदर कुछ भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि आपने बनाना था, बना दिया, ये बन गया, बन गया, अंदर गए, इसके कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। ठीक है, खाली पड़ा है तो इसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, कुछ फाइल्स बनानी पड़ेगी, तभी इसका कोई यूज है, वरना तो ये ऐसा है खाली, उसमें कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, तो कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे कुछ तो डालना पड़ेगा, जैसे टेबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग टेबल से शुरू करते हैं, लेट्स क्रिएट सम टेबल, है ना, कुछ टेबल बनाते हैं। अब अगर आपको टेबल बनाना है तो टेबल कैसे बनाएंगे? तो जैसे डेटाबेस बनाने के लिए आपने यूज किया था क्रिएट डेटाबेस, तो टेबल बनाने के लिए आप यूज करोगे क्रिएट टेबल।
डेटाबेस बनाने के लिए यूज किया था क्रिएट डेटाबेस, तो टेबल के लिए क्रिएट टेबल। तो लेट्स क्रिएट अ टेबल। टेबल बनाया। सर एक मिनट पूछना यह था कि जैसे डाटाबेस क्रिएट किया तो हाँ, अभी ये इसी डाटाबेस में है या डाटाबेस को यूज करना पड़ेगा? डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि क्या है कि अभी क्रिएट टेबल करेंगे तो उसको ये भी पता होना चाहिए ना कि उसने कहाँ बनाना है, करेक्ट अदरवाइज। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए यूज डेटाबेस करके फंक्शन होता है, यूज डेटाबेस। ठीक है, खैर मैं उसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी क्लियरिटी के लिए मैं थोड़ा अलग तरीके से इस पे अप्रोच करूंगा, बट आप यूज डेटाबेस कर सकते हो। तो अभी हमको टेबल बनाना है, तो ये जो हमारा डेटाबेस था इसके अंदर हमको टेबल डालना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल, तो हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, यूज अ फंक्शन क्रिएट टेबल, बोलता है टेबल बनाओ। ओके, अब टेबल बनाओ मतलब क्या, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी ये जो हमारा फोल्डर था बड़ा सा, उस फोल्डर के अंदर हमने टेबल्स बनाने हैं अलग अलग। तो जैसे एम्प्लॉय डिटेल टेबल हो गया। अभी टेबल बनाओगे तो टेबल कोई भी रहता है तो उसका कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर में उसके पास होते हैं कॉलम्स और उसके होते हैं रोज। रोज मतलब क्या, एक्चुअल रिकॉर्ड जो आप डालने वाले हो, और कॉलम मतलब क्या है, हेडिंग्स, मतलब उसके कॉलम नेम हो जाएंगे। तो अगर आपने मान लो एम्प्लॉय नाम का टेबल बना रहे हो, तो एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाओगे तो आ जाएगा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, सैलरी। तो ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी ना, कि अगर आप टेबल बना रहे हो तो उस टेबल में क्या क्या होगा, क्या क्या कॉलम होंगे, क्या नेम कॉलम होगा, क्या एज कॉलम होगा, क्या सैलरी कॉलम होगा, क्या कोई सा और कॉलम होगा या नहीं होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। अब वो कैसे डिफाइन करोगे, तो ये क्रिएट टेबल में करते हो। क्रिएट टेबल मतलब टेबल बनाओ, बना रहे हैं भाई। अब टेबल जब आप बना रहे हो तो हमको बताना पड़ेगा कि ठीक है हम टेबल तो बना रहे हैं, पर कौन से डेटाबेस में बनाए, विच डेटाबेस। तो हमको पहले डेटाबेस का नाम बताना पड़ेगा कि भाई टेबल बनाओ, वरना क्या करेगा ये, क्रिएट टेबल करोगे और टेबल का नाम दोगे तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि कौन से वाले डेटाबेस में, ये भी डेटाबेस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब में है, तो किस वाले में डालना है हमको वो टेबल, वो हमको बताना पड़ेगा। तो हमने बता दिया कि भाई जो भी टेबल आप बना रहे हो वो बना दो फर्स्ट डीबी नाम के डेटाबेस टेबल में। आपके पास फर्स्ट डीबी 1 है, आपका जो डेटाबेस का नाम है वो है फर्स्ट डीबी 1, तो फर्स्ट डीबी 1 नाम के डेटाबेस में बना दो। इस नाम के डेटाबेस मतलब यहाँ पे हमको टेबल बनाना था, तो फर्स्ट डीबी 1 नाम के डेटाबेस में टेबल बना दो। वो तो हुआ आपका डेटाबेस का नाम, फिर उसके बाद लगाओ डॉट, और डॉट के बाद बनाओ पर्सन। पर्सन मतलब टेबल का नाम, मतलब ठीक है टेबल बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो टेबल बना रहे हो उस टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम मे बी एम्प्लॉय नेम हो सकता है, मे बी पर्सन नेम हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। जो भी आपके टेबल का नाम हो सकता है वो आपको नाम देना है, आपकी मर्जी है। मैंने नाम दे दिया पर्सन्स, आप कुछ और नाम दे दो, एम्प्लॉय कोई और जो रहेगा कुछ अलग नाम दे देगा, कंपनीज करके, जो भी देना है दे दो अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपने ये नाम दे दिया टेबल का। अब नाम देने के बाद अगली चीज क्या करनी पड़ेगी, हमको ये बताना पड़ेगा कि इस टेबल में क्या क्या कॉलम्स आने वाले हैं, कौन कौन से कॉलम आने वाले हैं। तो कॉलम की डेफिनेशन हमको देनी पड़ेगी। तो कॉलम की जो डेफिनेशन है आप यहाँ पे दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये जो हमारा पर्सन्स नाम का टेबल होगा, उस पर्सन्स नाम के टेबल में एक होगा पर्सन आईडी। जैसे एम्प्लॉय आईडी होता है, तो एम्प्लॉय आईडी किसी का होगा 1 2 3, किसी का होगा 1 2 4, किसी का होगा कुछ और। तो वैसे हमने पर्सन आईडी नाम दे दिया है। ठीक है, तो पर्सन आईडी नाम का आपका कॉलम बन गया। फिर पर्सन का लास्ट नेम, मतलब उसका नाम क्या है वो बताना पड़ेगा, उसका फर्स्ट नेम क्या है वो बताना पड़ेगा, देन उसका एड्रेस क्या है और किस सिटी में वो रहता है। मतलब सी ये तो मेरे ऊपर था, मैंने कुछ भी मेरे को जो याद आया मैंने डाल दिया। आपको जैसा टेबल बनाना है आप अपनी मर्जी से बनाते जाओ, या आपका जो भी डेटाबेस है वो आप डिजाइन करोगे, तो वो डिजाइन करते टाइम भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या उसके अंदर आने वाला है। एनीवेज इन रियल लाइफ आपको डेटाबेस डिजाइन करने के बहुत कम मौके मिलेंगे, ऑलरेडी बने हुए डेटाबेस टेबल्स होंगे, बट फिर भी ये जानना जरूरी होता है कि कैसा है या क्या है। तो हम सिर्फ समझ रहे हैं, बनाने के लिए कम चांसेस होते हैं थोड़े से, ऑलरेडी डिफाइंड डेटाबेस होता है उनके कंपनीज के पास। ठीक है, तो पर्सन आईडी होगा एक फील्ड, एक होगा लास्ट नेम, एक होगा फर्स्ट नेम, एक होगा एड्रेस, एक होगा सिटी। ठीक है, फिर हमारा कॉमन सेंस से हमको समझना पड़ेगा कि पर्सन आईडी यानी क्या है, ये तो या तो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है या फिर कंप्लीटली न्यूमेरिक हो सकता है। तो पर्सन आईडी मान लो 1 2 3, 1 2 3 मतलब कंप्लीटली न्यूमेरिक है, तो हमने उसको इंटीजर टाइप का बता दिया। इंटीजर मतलब कि ये जो वैल्यू रहेगी ये पूरी की पूरी न्यूमेरिक वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूमेरिक वैल्यू हमने इंटीजर टाइप का उसको डिक्लेयर कर दिया। राइट, फिर उसके बाद अगला क्या है, लास्ट नेम। अब नेम है,
सरनेम एक्चुअली है, तो सरनेम तो क्या होगा, तो सरनेम तो एक कैरेक्टर टाइप का होगा, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का ही होगा। अब कैरेक्टर टाइप का है तो कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए सरनेम में, आप बताओ, सरनेम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? तो सरनेम में भी 100 कैरेक्टर्स काफी रहेंगे सरनेम के लिए। कुछ कुछ लोग रहते हैं उनके सरनेम थोड़े से ज्यादा लंबे होते हैं, तो मे बी 500 कैरेक्टर। अब जैसे ही आप सरनेम में आपने 100 कैरेक्टर डाला तो ये क्या करता है, मेमोरी में जाके 100 बाइट्स की स्पेस ले लेता है, मतलब अपनी जगह ब्लॉक कर लेता है कि भाई यहाँ पे अभी और कोई नहीं आएगा, ये 100 जो कैरेक्टर्स है ये रिजर्व्ड है इसके लिए, लास्ट नेम के लिए, राइट। तो ऐसा कर दिया, और आप बोलते कि नहीं नहीं 100 बराबर नहीं है, 500 होना चाहिए। तो जैसे ही आपने 500 किया तो फिर क्या करेगा, हर एक रिकॉर्ड जैसे ही बनेगा तो वो रिकॉर्ड जो रहेगा मेमोरी के 500 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लेगा, रिजर्व कर लेगा, बोलेगा कि यहाँ पे सरनेम नाम की चीज ही आने वाली है और कोई कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा आ गया। बट कई बार होता है कि हमारा जो डेटाबेस रहेगा या हमारे जो नेम्स होते हैं, किसी का नेम 5 कैरेक्टर, किसी का जो सरनेम रहता है मान लो 10 कैरेक्टर्स का है, किसी का सरनेम 100 कैरेक्टर्स का है, किसी का सरनेम 1000 कैरेक्टर का है, किसी का सरनेम में भी 80 कैरेक्टर्स का है। बट आपने अगर ऐसा डिक्लेयर किया कैरेक्टर 500, इसका मतलब कि ये जो 10 कैरेक्टर वाला सरनेम है इसके लिए भी ये 500 जगह रोक के रखेगा, 80 वाला है इसके लिए भी ये 500 की जगह रोक के रखेगा, ये वाला है इसके लिए भी 500 की स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा। ये तो अनफेयर हो गया कि सभी के लिए 500 की स्पेस ऑक्यूपाई करके रख रहा है, मतलब यहाँ तो वेस्टेज ऑफ स्कोप हुआ ना, यहाँ तो वेस्टेज ऑफ स्पेस हो गया, स्पेस वेस्ट हो रही है, राइट। बहुत सारा कंप्यूटर का मेमोरी लॉस होगा, और हम तो जानते ही है कि रैम और मेमोरी जो रहता है कंप्यूटर का, दैट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड हैव वेरी एफिशिएंट कोड रिटन, राइट। तो फिर उसका ओवरकम करने के लिए हमने क्या बोला कि यार हमको पता है कि हमारा जो भी लास्ट नेम आने वाला है वो मैक्सिमम 500 कैरेक्टर का होगा, हमारा जो भी लास्ट नेम है वो मैक्सिमम 500 कैरेक्टर का होगा। तो हमने क्या बोला, हमने इसको कैरेक्टर टाइप का डिफाइन करने की जगह आगे लगा दिया वेर, मींस वेरिएबल कैरेक्टर, वेर मींस वेरिएबल एंड देन कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो सरनेम का आपने बताया है वेरिएबल कैरेक्टर 500, इसका मतलब कि हमने 500 रिजर्व किया है, बट वो 500 हार्ड रिजर्व नहीं है। अगर 500 की जरूरत रही तो आपको 500 मिल जाएगा, अगर आपको 10 की जरूरत रही तो ये 10 ही देगा। अगर आपको 10 की जरूरत रही तो ये सिर्फ 10 ही आपके लिए अलोकेट करेगा, आपको 100 की जरूरत रही तो सिर्फ 100 ही अलोकेट करेगा, अगर आपको 500 की जरूरत रही तो ही आपको 500 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर है ये वेरकर का फंडा? वेरकर का मतलब क्या हुआ कि कितनी स्पेस आपको चाहिए। अगर आपने सिर्फ इसको ऐसा डिक्लेयर कर दिया कैर, वो भी आप कर सकते थे यहाँ पे, अगर आपने इसको कैर 500 लिखा, इसका मतलब कि सरनेम 10 कैरेक्टर का हो, 80 कैरेक्टर का हो, 100 का हो या 500 का हो, वो हमेशा 500 कैरेक्टर उसके लिए रिजर्व करके रखे, ये 500। अब इसमें से इतनी सी जगह पे अगर सरनेम आया है तो बची हुई जगह जो रहेगी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेस्टेज। इफ सरनेम इज ऑफ दिस स्पेस, तो जो रिमेनिंग स्पेस है वो वेस्टेज रहने वाली है। उस वेस्टेज को बचाने के लिए हमने क्या बोला कि अवर सरनेम इज गोइंग टू बी वेरिएबल कैरेक्टर वेयर कैर 500। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो 500 हमने बोला है, ये हमने बोला कि हमारा सरनेम जो भी आएगा वो 500 कैरेक्टर तक का होगा। वी में है 10 कैरेक्टर 1, अगर 10 कैरेक्टर का सरनेम है तो 10 कैरेक्टर अलोकेट करो, अगर 100 है तो 100 अलोकेट करो, और अगर 500 आ गया तो 500 अलोकेट करो, बट उसके लिए रिजर्व करके मत रखो ताकि वेस्टेज ना। Am I clear on this concept? Guys, any problem? सर बोलो। हेलो हाँ सर, ये क्रिएट टेबल जो लिखा हुआ है ये ऑलरेडी मैच था ना, मतलब हम चाहते हैं कि सर पर्सनल आईडी एक बार टाइप करके बताइए ना सर। हाँ टाइप कर लो ना, क्या दिक्कत है, टाइप करना है क्या? आई Yes, जस्ट sir, वांटेड टू ये सेव सम टाइम, ठीक है। ओके कुछ नहीं करना उसके अंदर, आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल लिखो, क्रिएट टेबल। अब ये एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे आप टाइप करते जा रहे हो ना, अगर वो सिस्टम कमांड रहेगी तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, देख रहे हो? ओके ये ब्लू में Yes, कन्वर्ट sir. हो गया, यस सर। ठीक। अब उसके बाद टेबल नेम के पहले आपको स्कीमा का नाम लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द स्कीमा नेम? तो फर्स्ट डीबी इज द स्कीमा नेम, ओके
तो ये स्कीमा नेम लिखा, डॉट लगाया, टेबल का नाम लिया, टेबल का नाम Okay. लिया, मान लो नेम इज द नेम 1 इज द नेम ऑफ टेबल, तो दिस इज गोइंग टू बी द Okay. टेबल नेम। ठीक Yes, है, sir. अब ये टेबल Yes, नेम बन sir. जाएगा, बट उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा क्या क्या आने वाला है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आने वाला है, तो इसके अंदर हमारे पास आएगा, लेट्स से कुछ भी नाम दे दो, नेम ही दे दिया। अब ये जो नेम है ये कैसा होगा, तो ये कैरेक्टर टाइप का होगा, तो क्या टाइप का आपने लिख दिया, Yes, sir. कितने कैरेक्टर का नेम होगा, तो मे बी 50 कैरेक्टर का नेम होगा। देन सरनेम, कैरेक्टर टाइप का ये भी होने वाला है, ये भी कैरेक्टर टाइप का होने वाला है 50। मैंने अभी 50-50 लिखा है, बट वेरकेर का कंसेप्ट हम लोग सीख रहे थे, दैट इज अ डिफरेंट। Yes, और जब भी डिफाइन करते हो तो कॉमा लगाना है, ठीक है, Yes, कॉमा sir. लगा दिया, बस आपका डिफाइन हो गया, तो इसको क्लोज कर दो, तो यहाँ लाओ Okay. और क्लोज कर दो, और देन उसके बाद रन कर दो, ये रन हो गया। Okay. कहाँ पे हुआ ये, फर्स्ट डीबी नेम 1, रिफ्रेश करोगे, ये रिफ्रेश किया, ये देखो नेम 1 आ गया, Yes, sir. रन करोगे तो आपको पता चल गया नेम और सरनेम इसके अंदर है। Okay. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। Yes, sir. Okay. एनीवेज Sir. अभी हाँ सर ये बोलो। क्वेरी रन कहाँ से किया आपने? हाँ, ये क्वेरी रन कैसे करी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके 2-3 ऑप्शन है। मैंने जो था वो कंट्रोल और एंटर दबाया, अच्छा मैंने जो था क्या दबाया, ये जो रहता है ये कमेंट के लिए होता है ना, तो मैंने जो टू रन क्वेरी आई प्रेस्ड कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंड एंटर बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड, तो उससे रन होता है। या फिर अगर आपको कन्वीनियंट नहीं लगता तो यहाँ पे आके आप ये जो आई का बटन है, ये क्या बोलता है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, मतलब जो कीबोर्ड कर्सर है उसके साथ में जो भी स्टेटमेंट है उसको रन करना है, तो आप इसके थ्रू भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो या तो यहाँ से रन करो या फिर कंट्रोल और एंटर प्रेस करो। क्लियर, तो ये नेम 1 बन गया टेबल। वेरकेर का कंसेप्ट समझ में आया, वेरकेर का कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. सर ये केस सेंसिटिव नहीं होती, मैं स्मॉल एंड कैपिटल दोनों ही लेटर्स में अलाउ होता है? करेक्ट, दोनों अलाउड होते हैं। ओके सर। कमांड्स तो केस सेंसिटिव नहीं होती है, पर जो नाम रहेगा वो सेंसिटिव रहेगा, मतलब उसके अंदर आपके जो नेम रहेंगे वो वैसे बन सकते हैं। ये मैंने रन किया, टेबल दिखाता हूँ, ये पर्सन्स नाम का टेबल बना है, और उसके अंदर कॉलम देखने थे, देखो कॉलम्स। ओके। हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट वेरकेर, तो वेरकेर में कोई किसी को इशू नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? यस सर, ऑल क्लियर। ना, तो लास्ट नेम आपने बनाया, फर्स्ट नेम बनाया, एड्रेस बनाया, सिटी बनाया, ऐसे 4 अलग अलग चीजें बना दी। उसके अंदर आपने क्या कर दिया, उसके अंदर आपने उनका साइज डिफाइन कर दिया कि ये वेरिएबल साइज इतना है, तो ये डिफाइन कर दिया। अब इसको जब आप रन करोगे, जैसे इसको रन करोगे कैसे, आइदर बाय कंट्रोल एंटर या फिर ये वाला बटन दबा के, तो वो रन हो जाएगा। रन हो जाएगा तो टेबल बन जाएगा पर्सन्स नाम का, और वो टेबल यहाँ पे बन चुका है जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि मैंने अभी आपने पूछा था तो मैंने रन कर दिया था इसको, तो ये टेबल बन गया, पर्सन्स नाम का टेबल। पहले यहाँ पे टेबल में कुछ भी नहीं था, अभी ये 2 टेबल बन गए। अगर देखना है कि इस टेबल में क्या है, कंटेंट क्या है इसका, तो ये वाला बटन दबा सकते हो, ये दबाओगे तो आपको पता चल जाएगा पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, ये सब है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी और पता करना है इसके डिटेल में कि और क्या क्या चीजें हैं, तो ये आई को भी दबा सकते हो, इससे आपको थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे कॉलम्स पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा कॉलम कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें एड्रेस नाम का कॉलम है जो कि वेरकेर 255 है, आप जानते हो, आपने ही बनाया है। सिटी भी वेरकेर 255 है, फर्स्ट नेम भी वेरकेर 255 है, और पर्सन आईडी इंटीजर टाइप का है। क्लियर? फिर नलेबल है, नलेबल है इसका मतलब कि इनमें से किसी भी चीज को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो वो उसकी जगह नल वैल्यू ले लेगा। मैंडेटरी कुछ भी नहीं है कि आपको ये तो डालना ही पड़ेगा या वो तो डालना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नलेबल है ये। ठीक है, फिर प्रिविलेजेस क्या है आपके पास, मतलब आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, तो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये सब चीजें इसके ऊपर कर सकते हो। इस पे मैं आऊंगा बाद में थोड़ा, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। इंडेक्सेस है यहाँ पे, ये रही यहाँ पे, ठीक, ये सारी इंडेक्सेस है इसके अंदर। क्रिएट सिलेक्ट फ्रॉम, क्रिएट इंडेक्स फ्रॉम सिलेक्टेड कॉलम, अगर आपको इंडेक्स वगैरह बनानी है इसमें तो आप बना सकते हो ये वाले ऑप्शन के थ्रू। जैसे अगर आपको यूनिक रखना है, A is for 100,
वाले लोग या DB2 पे जिन लोगों ने काम किया है, यूनिक कैसे डिफाइन करते हैं किसी फील्ड को, तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हो आप, या फिर आप यूनिक कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। एनीवेज अदर्स कैन इग्नोर इट, जस्ट मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा था। बाकी ट्रिगर फॉरेन की या जो भी आपको चीजें हैं वो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, एनीवेज लेट्स कम बैक। तो ये हमारा टेबल था, ठीक है। अब ये जो टेबल था, जो डिटेलिंग आपने ली है, ये टेबल था, इसकी और थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो इसको और डिटेल में देखना है तो ये जो टेबल था इसके ऊपर आओ और यहाँ पे क्लिक करो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी बाकी की डिटेल मिलेगी, लाइक इसके कॉलम्स, इसमें कौन कौन से कॉलम है, तो वो डिटेल में यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, इंडेक्सेस, अगर आपने कोई इंडेक्स बना रखा है, अगर इस पर कोई फॉरेन की डिफाइन कर रखी, कोई ट्रिगर बना रखे, तो ये सब यहाँ से भी दिख जाता है आपको। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। करेक्ट, कोई डाउट इसमें? सर सर यहाँ पर्सन आईडी है, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम है, अब सिर्फ पर्सन आईडी देनी है हमें कॉलम पे, तो वो कहाँ पर क्लिक करके ऐड करना है? जो यहाँ प्रोग्राम जैसे पर्सन आईडी लिखा हुआ है, सपोज 001 002, तो जहाँ पर ये कोड मतलब यहाँ पर्सन आईडी लास्ट नेम दिख रहा है, यहीं पर ऐड करना है या फिर ये प्रोग्रामिंग के थ्रू जहाँ पर ऊपर लिख रहा है? हाँ, ये अभी मैंने इसको इसका प्रिविलेज थोड़ा कम करके रखा है, तो ये रीडेबल है। यस सर। अभी हम उसको कमांड के थ्रू करेंगे। ओके, सब डालूंगा मैं उसके अंदर। अभी तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा बना है, ब्लैंक दिखाया है। अब उसके अंदर वैल्यू भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। वी आर गोइंग स्लो बाय वन बाय वन। तो अभी तक का कोई प्रॉब्लम है टेबल क्रिएट करने में और उसको एक्सप्लोर करने में? यस सर। और ये टेबल बनाने के बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कॉपी करनी पड़े उसकी, तो आप कॉपी टेबल कमांड का यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल, देन उसके बाद जो कॉपी उसकी बना रहे हो उसका कॉपी का नाम, मतलब क्या उसकी कॉपी बनाना चाहते हो। तो लेट्स से फर्स्ट DB जो टेबल है उसके अंदर जो कॉपी बना रहे हो उसकी, उसका कॉपी का नाम आपने ये रखा है एज, एंड देन उसके बाद सिलेक्ट। चलो ये वाली कमांड थोड़ी देर के लिए रोको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कमांड है तो मैं इसको थोड़ा रोकता हूँ। हाँ, अब आपने टेबल बना दिया, टेबल बनाने के बाद उसको डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करोगे? तो डिलीट करने के लिए टेबल को अगेन आपको यूज करना पड़ेगा ड्रॉप। ड्रॉप आपने पहले भी यूज किया है। ड्रॉप आपने कहाँ पे यूज किया है पहले? Where you have used drop function earlier? हाँ, कहाँ यूज किया ड्रॉप? डेटाबेस ड्रॉप। ड्रॉप डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। तो ड्रॉप टेबल, अगर आपको टेबल ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल, एंड देन कहाँ से करना है? तो स्कीमा का नाम दैट इज DB1, एंड देन नेम ऑफ द टेबल। तो ये जो टेबल है name1, ये मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट। अब इसको रन कर दो। रन करने के लिए Ctrl+Enter जैसे दबाया, आप देखो name1 गायब हो गया यहाँ से, सिर्फ पर्सन बचा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। वेरी सिंपल। अब उसके बाद ड्रॉप करने के बाद अगला चीज क्या करेंगे हम लोग? मान लो कि आपने टेबल तो बना दिया और बहुत अच्छे से आपने बनाया, उसमें पर्सन आईडी डाला, लास्ट नेम डाला, फर्स्ट नेम डाला, एड्रेस डाला, सिटी डाला, सब डाल दिया उसके अंदर। और बाद में आपको याद आया इसका मोबाइल नंबर डालना भूल गए हम लोग, या फिर कोई भी डेटाबेस एडमिन था उसने बना के रखने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है, और रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है तो फिर उनकी जरूरतें बदलती जाती है, उनको नई फील्ड्स की जरूरत हो सकती है। तो ये जो टेबल था इसमें हमको बाद में याद आया कि नहीं, इसके अंदर सिटी तो डाल दिया, बट मोबाइल नंबर भूल गए हम लोग डालना, या फोन नंबर डालना भूल गए। तो हमको इसमें कोई फील्ड एक्स्ट्रा ऐड करनी, कॉलम ऐड करना है। अभी तक तो हम लोग क्या रो ऐड कर रहे थे, कॉलम ही ऐड करना है पूरा की पूरा। तो कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास कमांड होती है अल्टर। अल्टर मतलब बदलो, मतलब वेरिएशंस लाओ टेबल में।
तो अल्टर टेबल, तो अल्टर टेबल जो कमांड रहेगी उसके थ्रू आप इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स ऐड एक्स्ट्रा कॉलम बाय यूजिंग अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल यूज करो। कौन से टेबल को अल्टर करना चाह रहे हो? तो हम फर्स्ट DB1 नाम का जो स्कीमा है उसके अंदर पर्सन्स नाम का जो टेबल है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये स्कीमा, ये टेबल, तो स्कीमा नेम एंड टेबल। अच्छा ठीक है, चेंज करना चाह रहे हो इसको, क्या चेंज करना है आपको इसके अंदर? तो हमको इसके अंदर क्या करना है? हमको ऐड करना है, हमको ऐड करना है, क्या ऐड करना है? हमको ऐड करना है इसके अंदर फोन नंबर। ठीक है, हमको ऐड करना है इसमें फोन नंबर। फोन नंबर ऐड करना है तो कैसा होगा फोन नंबर? बताओ डेफिनेशन फटाफट। फोन नंबर ऐड करना, आगे क्या लिखूं मैं? यहाँ पे क्या लिखूं मैं? सर इंट ले सकते सर, क्यों? बिकॉज न्यूमरिक वैल्यू रहेगी तो। इंट कितना लेना है? सर 12 तक ले सकते हैं, अगर मतलब पहले के भी इंक्लूड कर दो तो। ठीक है, 10 12 वट एवर यू फील कि जहां तक रहेगा वो डाल दो इसके अंदर। ठीक है, अब ये डालने के बाद रन करके देखो इसको। वार्निंग आया है इसके अंदर, रन तो हो गया, वार्निंग आया, क्या बोलता है ये? वन वार्निंग 1681 इंटीजर डिस्प्ले विड्थ इज डिप्रिकेटेड। ओके, कुछ तो भी अजीब सा चीज है वो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो इसको एक बार रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश करने के बाद इसके अंदर कॉलम ढूंढे और ये कॉलम में देखो फोन नंबर आ गया। ठीक है, एक बार इसको फिर से रन करके देखना है कि टेबल के अंदर आया या नहीं आया, तो यहाँ से आप इसको रन करके देख सकते हो। ये देखो फोन नंबर आ गया, तो दैट मीन्स इट इज रनिंग फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल को चेंज कर सकते हो और अल्टर कर सकते हो। अब टेबल अल्टर होने के बाद अगला क्या है? अगला होता है कि चलो ठीक है, ये सब तो चीजें हो गई, बट जब भी हमको टेबल देखना था तो बार बार हमको यहाँ क्यों आना है? यहाँ से हमको क्यों देखना है? क्या हम कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं ऐसा? क्या हम कमांड्स के थ्रू टेबल्स देख सकते हैं? तो यस, यू कैन सी द एंटायर टेबल विद द हेल्प ऑफ कमांड। और वैसा कमांड जो टेबल देखने के काम आता है, द नेम ऑफ द कमांड इज सिलेक्ट। द नेम ऑफ द कमांड इज सिलेक्ट। तो सिलेक्ट का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट टेल्स यू कि किसी टेबल से सिलेक्ट करना है हमको टेबल को, तो सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब होता है ऑल। तो अभी तक हम लोगों ने जो कमांड्स देखी वो सभी कमांड थी क्रिएट टेबल वाली, ड्रॉप वाली, या फिर अल्टर वाली। ठीक है, ये आपने कमांड देखी, इसको हम लोग बोलते हैं DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट एक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करा? क्रिएट करा, ड्रॉप करा और अल्टर करा, मतलब टेबल लेवल पे आपने काम किया, उसके कॉलम्स बनाए, उसके कॉलम्स को ड्रॉप किया, टेबल को ड्रॉप कर दिया, टेबल को बना दिया, मतलब वो पूरा टेबल लेवल पे आपने काम किया। ये हाई लेवल पे काम किया, मतलब आपने टेबल के स्ट्रक्चर पे काम किया। अभी तक आपने क्या करा था? टेबल के स्ट्रक्चर पे काम किया था, यानी ये वाले पूरे एरिया पे काम किया था। अभी तक आपने इस वाले एरिया को, अभी तक आपने इस वाले एरिया को टच भी नहीं किया था। ये वाला एरिया आपने टच भी नहीं किया। अभी तक आपने जो काम किया है वो इस एरिया पे काम किया है, या फिर इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया को टच भी नहीं किया। ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जहां पे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, यानी डेटा स्टोर होता है। तो ये एरिया आपका रिकॉर्ड वाला एरिया है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं। ये Employee 1, Employee 2, Employee 3, Employee 4 ऐसे नाम जो रहते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट रिकॉर्ड्स एंड दिस इज समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर है टेबल का। तो अभी तक हम टेबल के स्ट्रक्चर पे काम किए, अब आपको उसके रिकॉर्ड्स के साथ प्ले करना है। टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है, तो टेबल के रिकॉर्ड्स के साथ अगर आपको प्ले करना है तो देन वी आर गोइंग टू यूज दैट टाइप ऑफ कमांड्स नाउ। तो अभी जो कमांड्स होगी वो सारे के सारे टेबल के रिकॉर्ड्स पे काम करेगी, है ना? कैसे करेगी ये काम? तो हमारे पास सबसे पहली जो कमांड हम लोग रन करेंगे वो रन करेंगे
सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड क्या होती है? सिलेक्ट का मतलब है कि भाई आपने टेबल बना दिया है और उस टेबल में से आपको रिकॉर्ड्स निकाल के लाने हैं, सिलेक्ट करके लाने हैं। बहुत सारे होते हैं ना, जैसे फिल्टर होता है आपके एक्सेल में, फिल्टर होते हैं, ये जो है एक्सेल, तो सॉरी, तो कोई भी एक्सेल शीट खोल लोगे तो ये जो एक्सेल शीट्स होती है, तो इस एक्सेल शीट में क्या होता है, एक तो आप शीट बनाते हो और शीट बनाने के बाद उसके अंदर आप अलग अलग कॉलम्स वगैरह डिफाइन करते हो, जैसे ये नेम हुआ, एज, यहाँ पे होगा सैलरी। ये तो आपने किया था जब आपने क्रिएट टेबल किया था। तो क्रिएट टेबल में आपने क्या किया? क्रिएट टेबल में आपने यही किया था कि नेम, एज, सैलरी, नेम कितना बड़ा होगा, एज कितनी बड़ी होगी, सैलरी कितनी बड़ी होगी, यही तो आपने बनाया था। दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड टिल नाउ। बट ये सब बनाने के बाद भी अभी ये वाली चीजें खाली है। तो नेम जो है एबीसी है, समथिंग कुछ और है, कुछ और भी यहाँ पे है। तो ये जो चीजें हैं ये अभी आपने नहीं फिल करी है, ये चीजें अभी एम्प्टी है, इसको भी तो प्ले करना है, इसके साथ भी तो कुछ करना रहेगा आपको। तो ये कैसे वर्क करोगे इसके साथ, राइट? तो ये चीज आपको करनी है ना, है ना। ऐसा आपने बना दिया, इसके अंदर डेटा चला गया, अब उस डेटा के साथ आपको प्ले करना है, ठीक है। तो कैसे आप प्ले करते हो एक्सेल के अंदर? एक्सेल के अंदर आप कैसे करते हो? तो एक्सेल के अंदर आपको अगर कुछ फिल्टर करने हैं तो यहाँ पे आप डेटा पे आते हो और फिल्टर लगा देते हो, तो यहाँ से फिल्टर हो जाता है, जो आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट होके आ जाएगा। तो सिलेक्ट कमांड क्या है? तो सिलेक्ट कमांड मतलब क्या है कि सिलेक्ट करो उस टेबल में से, उस टेबल में से सिलेक्ट करके लाओ, ब्रिंग आफ्टर सिलेक्शन। तो सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम द टेबल एंड ब्रिंग इट ऑन द टेबल। तो सिलेक्ट करना मतलब क्या करना है? टेबल में से कुछ चीज निकाल के लानी है। फॉर दैट वी यूज सिलेक्ट फंक्शन, ठीक है। तो सिलेक्ट कैसे वर्क करता है? सिलेक्ट, ठीक है, विच इज द नेम ऑफ फंक्शन। देन यहाँ पे हमारे पास आता है कॉलम नेम्स, कि कौन कौन से कॉलम नेम आपको सिलेक्ट करके लाने हैं। पहली चीज आएगी सिलेक्ट, फिर बताओ कि सिलेक्ट तो करना है पर क्या सिलेक्ट करना है ये बताओ। तो सिलेक्ट करना है हमको कॉलम नेम्स, तो कॉलम नेम आपको देने पड़ेंगे, है ना। अब ये कॉलम नेम सिलेक्ट करके लाना है, ये वाले कॉलम, जैसे सिलेक्ट करके ना लाओ नेम नाम का कॉलम या एज नाम का कॉलम, तो बोलेगा ठीक है मैं एज नाम का कॉलम सिलेक्ट करके ला रहा हूँ, बट कहाँ से लाऊं वो भी तो बताना पड़ेगा ना, कौन से टेबल में से लाऊं, इतने सारे टेबल मेरे पास हैं, इसमें से कौन से टेबल में जाके एज में ढूंढ के लाऊं। तो आपको बताना पड़ेगा नेम ऑफ टेबल, टेबल का नाम बताना पड़ेगा, तभी तो वो सिलेक्ट करके लाएगा, नहीं तो कहां से लाएगा, राइट। तो सिलेक्ट, देन कॉलम नेम एंड देन नेम ऑफ टेबल, ये इसका सिंटेक्स होता है। तो चलो ये रन करके देखते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट, सिलेक्ट, देन अपना कौन सा कॉलम था अपना, ये रहा टेबल, पर्सन्स नाम का टेबल है ना, पर्सन्स नाम का टेबल है। तो सिलेक्ट, सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या सिलेक्ट करना है? तो लेट से हमको सिलेक्ट करना है लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो लास्ट नेम, लास्ट नेम सिलेक्ट करना है, ठीक है भाई, लास्ट नेम आपको सिलेक्ट करना है, ये रहा लास्ट नेम। लास्ट नेम तो सिलेक्ट करना है, बट कहाँ से सिलेक्ट करके लाना है बताना पड़ेगा ना। तो हम बोलेंगे कि कहाँ से लाना है, फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से? तो फ्रॉम पर्सन्स टेबल से लाना है, पर्सन्स, पर्सन्स टेबल से ले आएंगे, बट पर्सन्स टेबल कहाँ पर है? वेयर इज पर्सन्स टेबल? तो हमको बताना पड़ेगा पर्सन्स टेबल इज इन फर्स्ट TB1। तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? क्या करना है? सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है? लास्ट नेम सिलेक्ट करके लाना है, तो लास्ट नेम सिलेक्ट कर लिया। कहाँ से लाना है? तो हमको लाना है पर्सन्स में से, तो ठीक है पर्सन्स नाम का आपने कॉलम ले लिया। और कौन सा स्कीमा है? तो ये वाला, ये डाल दिया आपने, बस रन कर दो इसको, ये आ गया लास्ट नेम। अभी उसके अंदर कुछ था नहीं तो उसने कुछ दिखाया नहीं, अगर जब कुछ रहेगा तो वो दिखा भी देगा। अभी वो खाली पड़ा था तो इसलिए सिर्फ इतना कॉलम निकाल के ले आया वो। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? किसी को और देखना है तो हमारे पास और भी DB पड़े, मैं वहां से दिखा देता हूँ। जैसे कस्टमर्स है हमारे पास, तो अगर ये करना है तो ये कर सकते हैं। कैसा? क्या सिलेक्ट करके लाना है? तो ये कस्टमर्स नाम का टेबल है, तो क्या कस्टमर्स नाम के टेबल में से क्या लाना है आपको? सपोज नेम लाना है, यहाँ पे नेम लिख दिया, सॉरी
क्या सिलेक्ट करके लाना है आपको यहाँ से, नेम लाना है, नेम दिया आप। नेम कहाँ से लाना है, फ्रॉम कहाँ से लाना है, तो हमको लाना है कस्टमर्स टेबल में से, और कस्टमर्स टेबल कहाँ पर है, DB1 में। तो DB1 इज द स्कीमा, तो DB1 में से क्या लाना है, कस्टमर्स ले आओ DB1 में से। ठीक है, इसको रन करके देखो चलता है क्या, और ये देखो सारे नाम निकाल के लिए आएगा। क्लियर है कैसे चलता है ये, फिर से एक बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करो, तो भाई हमको एज सिलेक्ट करके लाना है। ठीक है भाई, एज सिलेक्ट कर लो। कहाँ से सिलेक्ट करो, किस में से एज लानी है, तो हमको लानी है DB1 में जो कस्टमर्स नाम का टेबल है उसमें से। तो ठीक है, DB1 में से कस्टमर्स नाम का जो टेबल है उसको पकड़ लो और उसमें से ले आओ, रन करो, ये एजेस आगे सकते हैं। कोई डाउट, बहुत सिंपल। एनी डाउट गाइस? नो सर। है ना, चलो अभी आपने क्या नेम ही लेके आया, एज ही लेके आया, नहीं नहीं हमको एज नहीं चाहिए यार, हमको नेम और एज दोनों चाहिए। अच्छा नेम और एज दोनों चाहिए, सही बात, दोनों ले लो, नेम भी लिख दो यहाँ पे, कॉमा लगाओ, एज भी ले लो, दोनों मिल जाएगी। ठीक है, रन करके देखो, ये लो नेम और एज दोनों आ गया। ठीक है, तो जितने यहाँ पे आपको कॉलम चाहिए वो सारे डालते जाओ, 1 बाय 1 नाम लिख लिख के। नेम भी चाहिए हमको, एज भी चाहिए, और क्या चाहिए, तो एड्रेस भी चाहिए, तो एड्रेस भी लिख लो, हमको क्या है, बस आपको टाइप करना पड़ेगा बार बार, ये इसका प्रॉब्लम है। तो नेम भी आ गया, एज भी आ गया, एड्रेस भी आ गया। पर अगर हमको सभी इसमें से कॉलम चाहिए, अगर हमको इसमें से सभी कॉलम चाहिए, तो पूरा सबका नाम क्यों लिखना है, नाम तो तब लिखना होगा ना कि जब कुछ पर्टिकुलर कॉलम आपको चाहिए, राइट। अगर आपको 2 या 3 कॉलम चाहिए तो उसका नाम लिखोगे, अगर आपको सारे ही कॉलम चाहिए तो नाम क्या लिखना है फिर उसमें से, उसका कोई और शॉर्टकट भी होना चाहिए हमारे पास, तो उसका शॉर्टकट भी हमारे पास है। क्या करना है कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं कि भाई हमको यही कॉलम चाहिए या वही चाहिए, तो हम उसकी जगह क्या कर देते हैं, हम स्टार लगा देते हैं। स्टार का मतलब क्या हो गया कि सारे कॉलम, इसके अंदर जितने भी कॉलम है सब सिलेक्ट करके ले आओ, हमको कॉलम से कोई मतलब नहीं, सभी लिया हो। ठीक है, तो स्टार का मतलब है सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स, और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही सिलेक्ट करने तो कॉलम के नाम देते जाओ, रन कर दो इसको, तो ये सारे कॉलम निकाल के ले आया। ठीक है, बहुत सिंपल। अब एक और चीज यहाँ पे आपने ऑब्जर्व करी होगी, छोटा सा दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे ये बहुत सारे, मान लो ये रोज है, वो बहुत सारे दिखा रहा है, हमको ये सारे रो एक साथ नहीं देखने, हमको कुछ ही देखने एक बार में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लिमिट वाला, कि एक बार में कितनी दिखाने हैं, लिमिट टू 10 रोज, मतलब मैक्सिमम 10 रो ही दिखाओ एक बार में। तो यहाँ पे सिर्फ वो 10 रो ही दिखाएगा एक बार में। अगर आपने लिख दिया लिमिट टू 50 रोज या 100 रोज, तो एक बार में 100 रो दिखाएगा। अगर आपने डोंट लिमिट लिख दिया, मतलब जितने भी रो हैं वो सब दिखा दो। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो डेटाबेस में से, ये सिलेक्शन हो गया। तो हम तो अलग डेटाबेस पे काम कर रहे थे, हमारे डेटाबेस का नाम भी अलग था। तो चलो उस डेटाबेस पे फिर से चलते हैं। हमारे डेटाबेस का नाम तो पर्सन्स था, डीबी तो मैंने जस्ट दिखा दिया आपको, पर्सन्स नाम का डेटाबेस था। तो पर्सन्स नाम के डेटाबेस में जो भी है सब दिखा दो भाई। उसके लिए क्या हो जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस पर्सन्स। अब इसको रन कर दो, ये आ गया। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन टू यू गाइस, select phone and city from persons। ये क्वेश्चन, पर्सन्स में से नेम और सिटी सिलेक्ट करके लाना है, कौन बताएगा इसका आंसर। सिलेक्ट ओके, सिलेक्ट फोन, कॉमा, सिटी
फ्रॉम पर्सन्स। ठीक है, रन कर देता हूँ मैं। एरर आ गया, बताओ अभी एरर क्या बोलता है और क्या First DB1 DB1 dot dot person. फर्स्ट DB1 डॉट पर्सन्स। ये रन करके देखते हैं, ये रन हो गया। ठीक है, सिंपल। यस सर। अब ये हो गया है। अब जितना भी हम लोग रन कर रहे हैं उसके अंदर पर्सन्स टेबल के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो चलो कुछ डाल देते हैं तो और ज्यादा मजा आएगा इसके साथ खेलने में। तो क्या करते हैं, इसमें कुछ रोज इंसर्ट करते हैं। रोज इंसर्ट करने का एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि GUI से करते हैं। कुछ कुछ टेबल होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं तो वो अलाउ नहीं करते हैं। बट अभी तो हमने, अगर आपको ये कमांड्स के थ्रू रोज इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे, तो कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास, मतलब रोज डालनी है, तो ये हमारे पास टेबल है और टेबल में मान लो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिखा है और कोई रो यहाँ पे डालनी है, ये इंसर्ट करना है। दिस इज कॉल्ड एज इंसर्ट। तो अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कैसे चलता है या कैसे काम करता है। आपको रो इंसर्ट करनी है, इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट मतलब डालो। इंसर्ट कहाँ डालो, तो इनटू, मतलब इंसर्ट इनटू मतलब इंसर्ट करो टेबल के अंदर। कौन से टेबल में भाई, तो टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल। तो जो भी टेबल है उसमें इंसर्ट करो तो टेबल का नाम आपको डालना पड़ेगा, जो भी टेबल होगा उसमें। ठीक है, ठीक है भाई, इंसर्ट कर देते हैं इस टेबल में। बट क्या इंसर्ट करना है तो बताओ, तो आपको बताना पड़ेगी ना वैल्यूज। तो वैल्यूज बता दो कि क्या इंसर्ट करना है। तो वैल्यूज बता दो कि भाई इसके अंदर ABC डाल दो, कुछ और डाल दो, कुछ और डाल दो, जो भी आपको डलवाना है उसके अंदर वैल्यूज वो डलवा दो। बट वैल्यूज तो डलवा दिया, ये वैल्यूज जाएगी किस में, कॉलम के नाम भी तो बताना पड़ेंगे, राइट। तो कॉलम के नाम भी तो बताने पड़ेंगे कि भाई ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट नेम में जाएगी, ये जो रहेगी एज वाले में जाएगी, ये जो रहेगा एड्रेस में जाएगा। तो वो हम लोग यहाँ पे बताते हैं, ये टेबल नेम, और टेबल नेम के बाद आप कॉलम के नाम डाल देते हो। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला, यहाँ पे डाला एज, यहाँ पे डाला एड्रेस। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जो पहली आपने यहाँ पे डाली है वो यहाँ पे जो पहला था उसके साथ मैप हो जाएगा। मतलब ये जो रहेगा यहाँ की पहली वैल्यू में चला जाएगा, ये जो रहेगा वो दूसरे में चला जाएगा, और ये जो रहेगा ये तीसरे में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मैपिंग होगी। रिपीट करता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि क्या करना है। क्या क्या करना है कि पहला इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना है तो अगेन इंसर्ट फंक्शन हो गया। इंसर्ट करना है तो किस में करना है वो बताना पड़ेगा, तो इंसर्ट इनटू। ठीक है भाई, इंसर्ट इनटू, किस इनटू मतलब इंसर्ट करो। ठीक है भाई, इंसर्ट कर रहे किस में, तो टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो टेबल का नाम आपने दिया, ठीक है। टेबल का नाम दोगे तो ये हम ये कह रहे हैं कि इस टेबल में इंसर्ट कर दो, पर क्या इंसर्ट कर दो, तो वैल्यू बताओ। तो वैल्यू कौन कौन सी है, जो भी आपकी वैल्यूज है वो बतानी पड़ेगी। बट आप ये बोल रहे हो कि ये सब वैल्यू डालो, तो ये वैल्यू जाएगी किसके अंदर, तो यहाँ पे कॉलम का नाम आ जाएगा कि किस कॉलम में जाएगी। ठीक है, सिंपल सिंटेक्स है, सिंटेक्स अपना सिंपल है, यही है। अब ट्राई करते हैं इसको, है ना। चलो एक सिंपल सा इंसर्ट फंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट लगा रहा हूँ, कैसे रखेंगे। सबसे पहले सपोज पर्सन आईडी अपना ये है पर्सन टेबल। अब पर्सन टेबल में मुझे नया नाम डालना है, पर्सन टेबल में नया नेम इंसर्ट करना है। बताओ कमांड फटाफट, किसको याद आ रहा है। पर्सन टेबल में नेम डालना है, तो ठीक है इंसर्ट। ठीक है, किसमें इंसर्ट करना है,
first db1 dot First DB. first db1 dot persons फर्स्ट db1 डॉट persons पर्सन्स। हाँ, क्योंकि ये हम ये बता रहे हैं कि पर्सन्स टेबल में इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? into parenthesis name Name. नेम, First name. फर्स्ट एंड लास्ट नेम डालना है ना, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो सीक्वेंस में चलेगा ये। तो लास्ट नेम एंड देन कॉमा फर्स्ट नेम। ठीक है भाई, parenthesis close पैरेंथेसिस क्लोज, values ओके। तो इनमें डालना है, पर क्या डालना है तो वैल्यूज बतानी पड़ेगी। yes हाँ into quotes कुछ भी डाल दो यहाँ पे, इंसर्ट 1 comma XYZ, जो भी आपको वैल्यू डालनी है। comma ये लास्ट नेम की वैल्यू है और ये फर्स्ट नेम की वैल्यू है। abc parenthesis तो ये जो XYZ जो रहेगा ये मैप हो जाएगा लास्ट नेम के साथ, और ABC जो रहेगा वो फर्स्ट नेम के साथ मैप हो जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या। कुछ प्रॉब्लम आया है। अननोन फर्स्ट नेम इन फील्ड लीव। अच्छा, फर्स्ट नेम ये पहचान नहीं पा रहा है, क्यों नहीं पहचान पा रहा है? बताओ। फर्स्ट नेम की सर स्पेलिंग शायद FIRS. ओके, गुड। आप लोग पहचान गए क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक करी थी। FISTRTS चलो अब रन करके देखते हैं। और ये देखो राइट का साइन आ गया, मतलब बराबर रन हो गया है। अब रन तो हो गया है, हम कैसे माने कि ये इसके अंदर चला गया है? तो चला गया है तो कैसे चेक करोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करना है? First DB1 dot person. फर्स्ट db1 dot persons where चला गया। यही तो हमको चाहिए था, ये तो पहले खाली था फर्स्ट db1, उसमें अभी ये आ गया। डन है ना? right चलो कुछ और इंसर्ट करके देखते हैं। अभी मुझे इंसर्ट करना है फिर से सभी चीजें, तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। यही db1 हमारे पास है, इसके अंदर हमको इंसर्ट करना है पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मतलब सारी चीजें इंसर्ट करनी है। सब में पूरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट फुल रिकॉर्ड और ऑल वैल्यू, सारी वैल्यूज हमको डालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ फटाफट। एनीबॉडी वुड लाइक टू अटेम्प्ट? select insert into हाँ, आप लोग थोड़ा ट्राई करो। मैं अब नाम लेता हूँ लोगों का, एंड देन द नेम आई एम गोइंग टू कॉल इट, दे विल अटेम्प्ट इट। आतिक आप बताओ। हाँ बताओ आप। Sir, repeat the question, please. हाँ, क्वेश्चन इज कि हमारे पास जो टेबल है पर्सन्स नाम का, उस पर्सन्स नाम के टेबल में ये सारी वैल्यूज डालनी है। पर्सन आईडी, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड एवरीथिंग। सिंटेक्स क्या होगा? Insert into इंसर्ट करना है, किसमें करना है? आतिक, चलो श्रुति आप अटेम्प्ट करो। Hello. हाँ श्रुति अटेम्प्ट करो आप। हाँ, so insert into first db1 dot persons parenthesis open parent, then person ID comma last name comma first name address city phone parenthesis closed. Last name में spelling वो हाँ सर, then values 1 2 3 ABC XYZ
कुछ भी डाल देते हैं। address Pune, I mean city, and any number. Semicolon also. बहुत बढ़िया, पहली बार में रन हो गया। लेट्स सी इट कि इसके अंदर क्या गया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन नेम एंड देन व्हाटएवर इट इज। सो सी पूरा डेटा चला गया। सो वंडरफुल, सही रहा एकदम। अभी इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये जो लिया था मैंने, इसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से करता हूँ। एसक्यूएल जो है ना थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, मतलब थोड़ा क्या, काफी इंटेलिजेंट है। तो वो बोलता है कि यार जब तुमको एक्सप्लिसिटली कुछ करना हो ना गड़बड़, तभी ये सब कॉलम के नेम वगैरह दिया करो। अगर तुम नहीं दोगे तो मुझे पता है कि क्या करना है। मतलब क्या कि यहाँ पे आपने कॉलम नेम दिए थे पर्पसली, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 5-6 कॉलम्स आपको 1 या 2 में ही वैल्यू डालनी थी, इसलिए आपने कॉलम नेम दे दिया, वो चल गया मेरे को। बट यहाँ पे इस वाले एरिया में जब आपका कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन ही नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस ही नहीं है, तो इतने सारे कॉलम के नाम लिख क्यों रहे हो? मत लिखो, मेरे को चलेगा। मतलब क्या, एसक्यूएल बोलता है कि यू नीड नॉट टू राइट दिस कॉलम नेम्स एज वेल। अगर तुम नहीं लिखोगे तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि ये जो 1 2 3 है ये पहला वाला कॉलम है, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। तो वो समझ जाता है ऐसे। रन करके देख लो। रन किया, ठीक है, चेक करते हैं वैल्यू वापस से आई क्या। ये देखो 2 टाइम्स। मतलब अगर आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स सिलेक्ट नहीं करने, सबके अंदर ही डालना है, तो फिर उनके नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस आप सीक्वेंस में डाल दो, वो समझ जाता है इसके। ठीक है, चलो अभी एक एक्सपेरिमेंट और इसके अंदर करते हैं। यही आपने लिया और यहाँ पे अब आपने क्या करा, चलो ये लास्ट नेम हटा देता हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने हटा दी, मतलब एक कॉलम नेम कम दिया है और वैल्यू ज्यादा दी है। अभी क्या होता है देखते हैं। कॉलम नेम्स कम, वैल्यूज यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, लेट्स रन इट। क्या होता है, एरर आ गया। एरर क्या बोल रहा है, कॉलम काउंट डजंट मैच द वैल्यू काउंट। कॉलम काउंट डजंट मैच द वैल्यू काउंट। तो आपको ये क्लियरली बता रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आपको समझना है अब ये प्रॉब्लम। तो बोल रहा है कि कॉलम काउंट जो है वो मैच नहीं कर रहा है वैल्यू काउंट से। तो कॉलम का काउंट कितना, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम से वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज मैच ही नहीं हो रहा है। तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम है उसकी। ठीक है, तो इसलिए इशू आया। ठीक, चलो अभी इसके अंदर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा आपको करना चाहिए जब भी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये सब चीजें किया करो तो आपको समझेगा। अब मैंने क्या करा कि कॉलम भी 5 थे, वैल्यू भी 5 थे, तो एक हटा दी मैंने वैल्यू। अब रन करके देखता हूँ, अभी भी एरर आया। अब क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू पुणे फॉर कॉलम 4। तो ये बोल रहा है कि फोन वाले कॉलम में पुणे डालने की कोशिश कर रहे हो। तो फोन वाला कॉलम ये रहा विच इज अ इंटीजर, और इसमें आप डालने की क्या कोशिश कर रहे हो, कैरेक्टर डालने की कोशिश कर रहे हो। तो इंटीजर में वैल्यू नहीं डाल, मतलब इंटीजर में आप कैरेक्टर नहीं डाल सकते, तो वो एरर दे रहा है। वो करेक्ट वैल्यू दे रहा है, वो करेक्ट एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट आप लोग करते रहो। सो दैट वाज अबाउट इंसर्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मतलब इंसर्ट का सिंपल सा मतलब है कि जो पहला रहेगा वो फर्स्ट वाले कॉलम में जाएगा, दूसरा सेकंड में जाएगा, तीसरा थर्ड में जाएगा, चौथा फोर्थ में जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे अपने आप मैप हो जाएंगे। ठीक है, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलो ये इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट के बाद अगला चीज आप देखोगे तो, चलो एक बार टेबल फिर से मैं दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल था हमारा, फर्स्ट 1 डॉट पर्सन्स, ये हमारा टेबल था। किया इसको, नहीं कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट DB1, फर्स्ट DB1।
क्या बोले? अभी पता नहीं, सेमीकोलन से प्रॉब्लम थी उसको शायद। तो फर्स्ट db1 डॉट ये आपने जो था ये आपका टेबल है। अब इस टेबल में अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू रिपीटिंग है, सेकेंड वाली 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी हमको जमता नहीं है, हमको क्या चाहिए? तो हमको यूनिक वैल्यू चाहिए, मतलब ये 2 बार आ रहा है रिकॉर्ड, कोई मतलब का नहीं है, हमको हटाना है रिकॉर्ड। कैसे हटाओगे? डिस्टिंक्ट यूज करेंगे। हाँ, तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एक फंक्शन होता है जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाने के काम आता है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज यू कैन यूज डिस्टिंक्ट फंक्शन। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है अलग अलग। ठीक है, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार। अभी डुप्लीकेट वैल्यू भी है तो किस किस में है? मतलब डिस्टिंक्ट फंक्शन एक नया फंक्शन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट, सो डिस्टिंक्ट फंक्शन क्या होता है? तो डिस्टिंक्ट जो रहता है वो डुप्लीकेट्स को हटाता है, डुप्लीकेट्स को हटाता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाता है डिस्टिंक्ट फंक्शन। अब अगर आपका टेबल है, उस टेबल में ऐसा कुछ लिखा है 1 2 3 ABC XYZ, देन दूसरा जो लिखा है आपके पास 1 2 3 समथिंग यहाँ और समथिंग यहाँ। तो यहाँ पे जो अगर आप बोलोगे रिपीटेशन भी हो रहा है या डुप्लीकेसी भी हो रही है, तो डुप्लीकेसी इस कॉलम पे हो रही है। अगर इस कॉलम पे हो रही है तो उसको डिस्टिंक्ट से आप हटा सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ यूनिक वाला ये सिलेक्ट करो, रिपीटेड सिलेक्ट मत करो। दैट इज व्हाट इज डिस्टिंक्ट, है ना? तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट क्या? तो हमारे पास अगर सारे के सारे कॉलम रिपीट हो रहे हैं तो सारे के सारे कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम नेम जो रिपीट हो रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ता है। जो भी कॉलम नेम रिपीट हो रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ से? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और उसके बाद डिस्टिंक्ट के अंदर कॉलम कौन सा रिपीट हो रहा है? तो कॉलम हमारे पास लेट्स से पर्सन आईडी रिपीट हो रहा है, तो पर्सन आईडी लिख दिया। पर्सन आईडी रिपीट हो रहा है हमारे पास तो वो लिख दिया। सारे हैं तो सारे लगा दो फ्रॉम, और उसके बाद डेटाबेस का नाम, तो फर्स्ट db1 डॉट टेबल का नाम पर्सन्स, रन कर दो। तो ये देखो यूनिक वाला निकाल के ले आएगा। ठीक है, चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। पूरे के पूरे अगर हमको कॉलम के कॉलम ही हटाने हैं तो फिर कैसे हो सकता है? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और उसके बाद यहाँ पे स्टार लगा दोगे तो कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे एरर है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल व्हिच चेक्स पेरेंथेसिस हटा दीजिए, सॉरी पेरेंथेसिस हटा दीजिए एक बार, डिस्टिंक्ट और स्टार के बीच में एक बार करके देखते हैं। चल गया डिस्टिंक्ट स्टार। ठीक है, इसने क्या करा कि जो रिपीटेड वैल्यू थी वो हटा दी। करेक्ट, तो ऐसे ये काम करता है। अब यहाँ से मतलब ये यहाँ पे डिस्टिंक्ट के बाद आप जो लिख रहे हैं ना वो क्या होता है? वो कॉलम के नाम होते हैं। अगर आपको एक ही रिपीटिंग कॉलम हटाना है तो बस उस कॉलम का नाम लिख दो। अगर 2 कॉलम रिपीटिंग हो रहे हैं जो डुप्लीकेट हो रहे हैं तो उन दोनों कॉलम का नाम लिख दो तो वो हट जाएंगे। अगर आपके पास सारे ही हटाने हैं तो सिर्फ स्टार लगा दो डिस्टिंक्ट के साथ, हो गया काम। ठीक है, चलेगा? चलो आगे बढ़े। दैट वाज अबाउट डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट के बाद अगला हमारे पास क्या आ जाएगा? वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कॉलम अभी बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, शैल वी पॉज फॉर सम टाइम? अच्छा, अभी आपको एक चीज और करनी है जो मैं पहले भी बोला था आपको, विच इज मिसिंग फ्रॉम मेनी गाइस। अभी थोड़ा टाइम दो आप लोग। बट मैं बताया था आपको हैकर रैंक है, हैकर रैंक में से आपको माई स्क्वेल पे लाना है हैकर रैंक।
हैकर रैंक से आपको MySQL पे लेके आना है, तो यहाँ से MySQL सिलेक्ट करना है हैकर रैंक में से, और SQL सिलेक्ट करना है। ठीक है, SQL सिलेक्ट करो और SQL के अंदर स्टार्स लेके आओ। ठीक, तो हैकर रैंक SQL सिलेक्ट करो और उसमें से स्टार आपको लेके आना है, एटलीस्ट 2 स्टार यू हैव टू ब्रिंग इन। दो बहुत आसानी से आ जाएंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चंस रहेंगे, यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द असाइनमेंट फॉर दिस वीक। चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। And those who was not able to achieve 1 star or 2 star on Python programming, वो भी आपको अचीव करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो अभी वेयर क्लॉज देख लेते हैं। वेयर क्लॉज मतलब क्या होता है? तो वेयर क्लॉज मतलब ये जो हमारी एक्सेल होती है इस पे फिल्टर लगाना। दैट फिल्टर इज समथिंग कॉल्ड एज वेयर क्लॉज। ठीक है, तो लाइक वी आर सिलेक्टिंग हियर ओनली दोज विथ एज 43, तो ये सिलेक्शन करवा रहे हैं हम लोग। ये तो एक्सेल में इस तरह से आप सिलेक्शन करवाते हैं, एसक्यूएल में आप वेयर क्लॉज के थ्रू सेम चीज कर सकते हैं। तो वेयर क्लॉज क्या करता है? यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हमने वी हैव सिलेक्टेड ऑल द रोज, वी हैव सिलेक्टेड ऑल द कॉलम्स एंड ऑल द रोज। हमने सारे कॉलम और सारे रोज सिलेक्ट कर लिए इस टेबल में से, बट रोज वही जिसमें एज 43 था। रोज आर दोज हुज एज इज 43। तो हमने सारे रो सारे कॉलम सिलेक्ट किए, वो सारे कॉलम जिसमें एज 43 था। तो वेयर द एज इज 43, दैट इज व्हाट वी हैव सिलेक्टेड। वही यहाँ पे वेयर क्लॉज है। तो वेयर क्लॉज कैसे लिखते हैं? सिलेक्ट ऑल द रोज, ऑल के लिए तो स्टार आता है। सिलेक्ट ऑल रोज, ऑल कॉलम्स, कहाँ से? सो फ्रॉम एंड देन टेबल नेम। तो हमने क्या करा? वी हैव सिलेक्टेड ऑल रोज फ्रॉम द टेबल नेम, उस टेबल नेम में से सिलेक्ट कर लिया। वेयर जहां पर एज कितनी है, तो एज इज 40। तो वेयर क्लॉज क्या कर रहा है? तो वेयर क्लॉज इज समथिंग अ काइंड ऑफ फिल्टर, इट इज एक्टिंग एज अ फिल्टर। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी एक बार। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी मैं ये डीबी इसके अंदर ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है तो मैं इस पे आ रहा हूँ, ये वाले टेबल में। यहाँ पे पर्सन्स नाम का टेबल है और पर्सन्स नाम की टेबल। हाँ बोलो। अभी आधे घंटे में चल देना एप्पल स्टोर, ठीक है? हाँ, तो अभी हमारे पास जो टेबल है उसके ऊपर हमको वेयर क्लॉज चलाना है। ठीक है, तो वेयर क्लॉज कैसे चलेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल नेम। तो टेबल हमारा फर्स्ट डीबी है, ये रहा टेबल। इसके अंदर क्या रिकॉर्ड है? इसके अंदर ये रहा रिकॉर्ड हमारा, है ना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वो टेबल नेम लिख दिया और वेयर लिख दिया। वेयर में अब आपको कंडीशन लिखनी की कौन सी कंडीशन है? तो कंडीशन है पर्सन आईडी। पर्सन आईडी जिसका 1 2 3 हो सिर्फ वो निकाल के ले आए। तो पर्सन आईडी जिसका भी 1 2 3 था वो रिकॉर्ड निकाल के लिया। ठीक है, चलो थोड़े से इसमें रिकॉर्ड और इंसर्ट करते तो मजा आएगा। पहले तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट db1 डॉट पर्सन्स, ये डाला। तो ये डाला तो आपके पास ये सारे रिकॉर्ड है। अब इस रिकॉर्ड के अंदर थोड़े 1 2 रिकॉर्ड और डालने हैं, तो डाल दो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे डालेंगे? हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड? इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में डालने हैं? तो वी हैव टू पुट द रिकॉर्ड्स इन फर्स्ट db1 डॉट पर्सन्स। इसके अंदर रिकॉर्ड्स डालने हैं। ठीक है, क्या सारे कॉलम में डालने हैं? तो हाँ, सारे कॉलम में हम डालेंगे। ठीक है, सभी में डालने वाले तो सिर्फ वैल्यूज डाल दो। वैल्यूज, क्या वैल्यूज है? तो भाई पहले वाले में 1 2 3 लिखा था, उसकी जगह मेरे को 1 2 4 लिखना है, कॉमा दूसरे में ABC की जगह कुछ और डालना है, तो ठीक है डाल दो। फिर तीसरे में भी नेम ही है तो कुछ और नेम डाल दो।
फिर एड्रेस, तो एड्रेस डाल दो। देन और क्या है, सिटी है तो सिटी डाल दो। एंड देन नंबर डाल दो कुछ, हो गया। इसमें कुछ एरर आया है, एरर क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे हमने क्लोज करना भूल गया इसको, ठीक है। रन कर दो इसको, चला गया। अभी देखते हैं ये गया क्या अंदर, तो हाँ ऐड हो गया। कुछ और ऐड करना है क्या, एक दो और ऐड कर दो। वन टू फाइव वाला डाल दिया, ठीक है। ये ऐसा कुछ डाल दो, ऐसे अपने रिकॉर्ड्स इसके अंदर इंसर्ट कर दिए, चला गया, गया, ठीक है। अब ये सब चीजें इसके अंदर तो चली गई। अब हमको क्या करना था, तो हमको वेयर क्लॉज लगाना था, तो वेयर लगा रहे हैं। वेयर कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब सब इसमें से सिलेक्ट कर लो। कहाँ से सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट डीबी से करना है, तो फर्स्ट डीबी 1 एंड देन डॉट पर्सन्स। तो फर्स्ट डीबी में से पर्सन्स में से सिलेक्ट करके ला रहे हैं, तो पर्सन्स में से सिलेक्ट करके लाया आप, ठीक है। क्या सिलेक्ट करके लाना है, तो वेयर। अब अभी हमको इसमें से सारे वो रिकॉर्ड सिलेक्ट करके लाने हैं जिसमें सिटी हमारे पास पुणे रहे, ठीक है, या पर्सन आईडी 1 2 3 रहे। तो हमको क्या करना, वेयर एंड देन पर्सन आईडी एंड देन द नंबर ऑफ पर्सन आईडी, तो 1 2 3 इज द पर्सन आईडी, सिलेक्ट कर दो, आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको सिटी के ऊपर सिलेक्शन मारना है, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिटी डालनी पड़ेगी यहाँ पे, सिटी, सिटी इज इक्वल टू, देन यहाँ पे सिंपल, ठीक है। इस तरह से वेयर क्लॉज वर्क करता है। अब वेयर में अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शंस करने हैं कि भाई सिटी पुणे हो, एंड आता है यहाँ पे, एंड मतलब क्या हो गया कि सिटी पुणे भी होनी चाहिए एंड पर्सन आईडी जो है 1 to 4 भी होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 4, तो वो क्या करेगा, ये भी कंडीशन होनी चाहिए और ये भी कंडीशन, दोनों एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब वो सभी लोग जिनका पर्सन आईडी 1 to 4 है और सिटी पुणे है, वो सिलेक्ट होके आएंगे अब, you can see, ठीक है। तो ये एंड क्लॉज हो गया। अभी अगला हमारे पास क्या है, इसी में एक और वाली कंडीशन है। और का मतलब क्या हो गया कि वो सभी लोग जिनका सिटी पुणे हो या फिर पर्सन आईडी 1 to 4 हो, दोनों में से कुछ भी हो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यार, तो ये ऐसे हैं जिनका या तो सिटी पुणे है या फिर पर्सन आईडी 1 to 4 है। यहाँ पे पर्सन आईडी 1 to 3 नहीं है, बट चूंकि ये पुणे है इसलिए सिलेक्ट होके आया है। और यहाँ पे यहाँ पे पर्सन आईडी 1 to 5 है, बट सिटी पुणे है इसलिए आया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सन आईडी 1 to 4 है, उसके कारण भी सिलेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये और होता है। देन इसी में एक और वेरिएशन आता है विच इज कॉल्ड एज नॉट वेरिएशन। दिस इज वेयर क्लॉज के साथ, दिस इज वेयर क्लॉज के साथ, दिस इज वेयर क्लॉज विथ नॉट। तो नॉट क्या होता है, नॉट मीन्स दिस शुड नॉट हैपन। So select all the rows from this table where person ID is not 1 to 4, मतलब वो सारे रिकॉर्ड जो 1 to 4 पर्सन आईडी नहीं रहेंगे वो निकाल के लाओ। So select all the records where person ID is not 1 to 4. So 1 to 4 नहीं है, मतलब क्या होंगे, either 1 to 3 है, 1 to 5 है, 1 to 4 नहीं। सिमिलरली अगर इसी को एक्सपेरिमेंट करना तो ऐसा भी कर सकते हो कि 1 to 5 नहीं है, 1 to 3 या 1 to 4 है। सो क्लियर है कैसे वेयर क्लॉज वर्क करता है? एनी क्वेश्चन? देन वेयर क्लॉज विथ इन क्या होता है, तो इन ये आपको बताता है कि भाई हमको वो सारे पर्सन सिलेक्ट करके लाने हैं जिनका पर्सन आईडी या तो 1 to 3 है या 1 to 4 है।
तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, सिलेक्ट ऑल द रोज विद पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 3 और पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 4, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करोगे तो चल जाएगा, आइदर 1 to 3 और पर्सन आईडी इज 1 to 4। 1 to 4 क्यों नहीं है यहाँ पे? ओके सॉरी, टेबल अलग था। सो आइदर 1 to 3 या 1 to 4 है, ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे मल्टीपल ऐसे नंबर्स होते हैं तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अगर पर्सन आईडी मान लो 1 to 5 भी लाना है तो यहाँ पे फिर वापस लिखना पड़ेगा पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 5, तब आएगा ये। मतलब ये और लगा लगा के बहुत सारे लगाने पड़ेंगे अगर मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करनी है इसे। 1 to 3 भी हो, 1 to 4 भी हो और 1 to 5 भी हो, तो थोड़ा लंबा काम हो जाता है। तो इस काम को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक और होता है फंक्शन विच इज कॉल्ड एज इन फंक्शन। इन फंक्शन क्या बोलता है कि भाई तुमको यही वाला सिलेक्शन करना है ना, तो इसको यू कैन रीराइट इट लाइक दिस, पर्सन आईडी एंड देन इन। और इन में आपको जितनी कंडीशन चेक करवानी कि पर्सन आईडी या तो 1 to 3 हो या 1 to 4 हो या 1 to 5 हो, बस वो एक बार में ऐसा लिख दो। तो आपको ये और लगा के बार बार क्वेरी को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये इनके साथ वेयर क्लॉज चला है। हाँ सर, हाँ सर इसमें रेंज भी पास कर सकते क्या इन फंक्शन में? हाँ कर सकते, जैसे 100 से 200 तक अगर चाहिए हो वैल्यूज फॉर एग्जांपल। कर सकते हैं, ठीक है। ओके और कोई क्वेश्चन है किसी को? एनी अदर क्वेश्चन गाइस? अभी सर ऐसे माइस्क्ल की और मतलब कि इसमें और प्रैक्टिस करनी है तो सर मतलब कैसे कर सकते हैं सर? अभी तो हमारा सेशन भी खत्म नहीं हुआ ना, अभी इसके अंदर ज्वाइंस आएंगे और थोड़े से ऑपरेशंस और हैं, बेसिक ऑपरेशंस। सर जिसमें ऐसा पूछना होता है जैसे मतलब कि जैसे मतलब कि हैकर रैंक है मतलब उसके पाइथन के लिए, वैसे इसके लिए भी कुछ है क्या सर? हाँ इसके लिए भी ना वही हैकर रैंक में तो मैंने आपको बोला 2 स्टार्स लेके आने हैं। हैकर रैंक में एसक्यूएल का भी मिल जाएगा आपको। ओके तो वहां से 2 स्टार्स मतलब डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। मिनिमम 2 स्टार्स अचीव करो, मुश्किल से 10-11 क्वेश्चन है, सिंपल से सिलेक्ट क्वेरी वगैरह रहेगी, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बट आफ्टर दैट ऑल्सो ट्राई टू अचीव 5 स्टार, बढ़ाते जाओ उसको, है ना? करेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन? तो अभी हम लोगों ने एसक्यूएल समझा था, जस्ट बेसिक क्वेरीज कैसे रन करते हैं हम लोग एसक्यूएल वर्कबेंच के ऊपर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक बेसिक प्रॉब्लम होती है कि ठीक है आपको हमेशा ऐसे टेबल थोड़ी बनाना रहेगा, हर बार थोड़ी आप टेबल बनाते रखोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा आपके पास एक्सेल में आता है मान लो, तो उस एक्सेल के डेटा को आप एसक्यूएल में कैसे लाते हो, पहला तो ये हमको सीखना पड़ेगा, ताकि एसक्यूएल में वो डेटाबेस टेबल आ जाएगा और फिर उसके बाद आपको जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो आप करते रहना, ठीक है। एक ये काम करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ फिर क्या करेंगे, हम एसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे पाइथन के साथ में, तो ताकि हमारे पास पाइथन वर्सेस एसक्यूएल इंटरफेस आ जाएगा, पाइथन वर्सेस एसक्यूएल कनेक्शन आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा एक्सेल वर्सेस मायस्क्यूएल, दोनों का कनेक्शन बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग 2 अलग अलग कनेक्शन बना के कल देखेंगे, मतलब अगली बार देखेंगे, कल तो छुट्टी है आपकी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे। एंड देन उसके बाद थोड़े और ऑपरेशन एसक्यूएल पे करेंगे। एसक्यूएल वहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है, बट मैं जस्ट अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ हर एक चीजों की, फिर उसके बाद जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसको स्केल अप करते जाएंगे, ठीक है। तो ये एसक्यूएल का कनेक्शन बनाएंगे और कनेक्शन बनाने के बाद फिर हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे भी शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो वी आर गोइंग टू मूव टू स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबली आफ्टर वन डिस्कशन, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। हैप्पी रक्षाबंधन। एंड सर आपको भी सर थैंक यू।
हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो लास्ट टाइम आपका जो आपका शीट था, मतलब जो आपका जुपिटर का शीट था सर, आपने शेयर नहीं करा था सर। वो हाँ किसी हाँ के सॉरी, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, जुपिटर भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, अगर ये हेल्प करता है आपको तो। यस सर, प्लीज प्लीज सर। हाँ थैंक यू, यस मैं करता हूँ अभी। यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे करूंगा मैं, तो मॉनिटर दैट। ओके ओके थैंक यू। Thank you, sir, Thank you, sir. थैंक यू, बाय and happy Raksha Bandhan, sir. Right, sir. बाय।